अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी स्टूडेंट्स आ जाएंगे अभी। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन हमने इसको ऑपरेशन देखे थे, ठीक है। तो प्रॉपर मैंने यहाँ पे उनको नाम के साथ लिख दिया है। अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बता दिया गया अगर इस तरह होगा। आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी स्क्रीन पे? आपका इंटरनेट कनेक्टेड है? मुझे लगता है ये कुछ पीसीज में ना इशू है शायद, मुझे कनेक्ट नहीं हो पाते। दोबारा तो जब करूँगा ना, जब पीसी आपको शो हो रहा होगा। देखने कोई भी एक्स्ट्रा आ ही नहीं रहा। सही में ट्राई कर लेते हैं एक मरतबा। अभी आए आ गए? अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स को देख लिया था, ठीक है। बेसिक ऑपरेटर्स हमने देखे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। इसको वैसे तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन लाजमी ये है कि आप इनको ये नेम दें, मतलब आपको अगर सिर्फ पता है ना ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो बस ये कि नाम है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, नाम के साथ याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, सही है। वरना आपको बस ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई वो ऑपरेटर्स करते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं,
सही है। तो लास्ट क्लास में किसी को कोई कन्फ्यूजन थी या किसी ने प्रैक्टिस करी हो घर जाकर तो उसको कोई प्रॉब्लम फेस हुई हो? जी भाई, किसी को भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई? वाकई में नहीं हुई? अच्छा, अब ये प्रॉब्लम फेस ना होने की वजह क्या है कि प्रैक्टिस नहीं करी या समझा इतना अच्छा था कि भाई हाँ भाई प्रैक्टिस करिए, खुद से करिए, कुछ गर्दनें दिख तो रही हैं सही तरह। हाँ वेरिएबल्स तो दिए थे मैंने, वेरिएबल्स वाला काम किया सबने, वो समझ आ गई थी, कोई मसला तो नहीं था उसके अंदर, सिंपल सी चीज़ थी वैसे तो। ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अनफेमिलियर ऑपरेटर मतलब जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होते थे। ठीक है, और मतलब अनफेमिलियर है, लोग इसके बारे में इतनी कोई लोगों को इसके बारे में इतना कोई पता नहीं होता। ठीक है भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो सबको पता होता है ना क्या होता है। तो असल में इन ऑपरेटर्स को अनफेमिलियर बोलने की वजह यही है कि ये ऑपरेटर्स जो हैं वो इतने कॉमनली यूज़ नहीं होते, जिसकी वजह से क्या है ये अनफेमिलियर है या लोग इसको इतना फ्रीक्वेंटली जानते नहीं हैं। तो भाई उसमें से एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, वो क्या है डबल फॉरवर्ड स्लैश। सही है, ऐसे ही है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे किस तरीके से काम करता है। आज हम देखते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर को और डबल स्लैश को ये क्या करते हैं। सही है, तो हम आ जाते हैं नीचे और मॉड्यूलो ऑपरेटर। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सिंपल सा एक कोड लिखता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ 5 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2। अच्छा, वैसे देखिए ना मॉड्यूलो ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, मतलब ये जो परसेंटेज का साइन आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ये क्या करेगा, क्या परसेंटेज निकाल कर लेकर आने वाला है, ये रिमाइंडर लाने वाला है या परसेंटेज लाने वाला है? अच्छा, एक ने बोला तो बाकी सब भी स्टार्ट हो गए। खैर समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए ऑल्दो कि ये परसेंटेज साइन लग रहा है, ठीक है, और लिखने में है ही परसेंटेज साइन, लेकिन पाइथन के अंदर इसका यूज केस क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या करता है, ये रिमाइंडर लेके आता है। ठीक है, तो पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर मैं इसकी लॉजिक समझाता हूँ। तो अगर मैं इसको 5 का मॉड्यूलो ऑपरेटर निकालता हूँ 2 के साथ, तो क्या आंसर आएगा? जी भाई, जी एक आंसर आ चुका है, इसके अलावा किसी को आइडिया है? 1 आएगा। ठीक है, तो इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, क्या मिला? 1 मिला। और अगर मैंने यही काम सिंगल फॉरवर्ड स्लैश के साथ किया होता तो आंसर क्या मिलता? 2.5 मिलता। सही है, अब जरा इसकी लॉजिक समझना है। कोई पीछे से जाके जरा जुनैद भाई को बोलते कि लाइट्स ऑफ कर दे जरा। अच्छा भाई, डिवीजन सबको आती है ना? ठीक है, डिवीजन हमें सब लोगों ने की भी होगी। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन। तो हम करते क्या थे, हम इस तरह का एक हम इस तरह बना के क्या करते थे, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर लिखे हुए 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या इस तरह से देखते थे हम फॉर एग्जाम्पल मैथ के अंदर 5/2। ठीक है, तो ये जो 5 है ये क्या कहलाता है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। ठीक है, शायद न्यूमरेटर है या न्यूमरेटर, तो इस तरह बोलते हैं। क्या है वर्ड प्रॉपर? न्यूमरेटर ना। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। तो कौन अंदर आता है, कौन बाहर आता है इसमें से? जी ठीक है, तो क्या करते हैं, 5 को लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और 2 को लिख लेते हैं यहाँ पर। सबका स्क्रीन शो हो रही है ना भाई? चलिए डिवाइड करते हैं इसको। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे ऊपर? 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 का क्या आ जाएगा भाई?
4 आ जाएगा, और 5 माइनस 4 माइनस किया जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा, ज़रा अभी अगर मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने डिवीजन को यहीं छोड़ देता हूँ, तो ये जो मुझे 1 मिल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, प्रॉपर वर्ड क्या है इसका, रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है याद दहानी करवाना, ठीक है, वो वर्ड, ये है रिमाइंडर हमारा, ठीक है। और ये चीज़ क्या कहलाती है, क्वोशंट, क्या कहलाती है ये, चीज़ क्या कहलाती है, क्वोशंट कहलाती है, ठीक है। अच्छा भाई, अब ज़रा समझिएगा कि जब मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, जब मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर मतलब ये वाला साइन जिसको हम परसेंटेज साइन बोलते हैं, पाइथन में इसका नाम मॉड्यूलो ऑपरेटर है। जब मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो भाई क्या मिलता है मुझे, रिमाइंडर मिलता है, क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है मुझे, सही है। और जब मैं ये डिवीजन का सिंबल यूज़ करता हूँ फॉरवर्ड स्लैश, तो मुझे क्या मिलता है भाई, क्वोशंट मिलता है। आंसर का क्या मिलता है मुझे, क्वोशंट मिलता है, क्या मिलता है, क्वोशंट मिलता है। लेकिन अभी एक बात ये है कि अभी हमारा क्वोशंट क्या है, इनकम्प्लीट है, अभी क्वोशंट क्या है हमारा, इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर मॉड्यूलो ऑपरेटर के लिहाज से देखें ना, तो हमारा ये प्रॉपर जो हमने डिवीजन की है सही करी है, ठीक है, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए होता है, ठीक है। अगर मॉड्यूलो ऑपरेटर हम लगा रहे हैं ना, तो हमें क्या बताएगा भाई, वो नीचे बच जाने वाला नंबर बताएगा, भले ही वो 1 हो, ठीक है, या 0 हो, ठीक है। और अगर हम फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं तो हमें क्वोशंट देगा, ठीक है। तो क्वोशंट के लिए तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं एक चीज़ और समझाता हूँ यहाँ पर, मैं इसी चीज़ को दोबारा से कर लेता हूँ। 5 अंदर लिखता हूँ, 2 बाहर आएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 कितना बचेगा, 1। अब क्या होता था भाई, हम पॉइंट लेते थे, ठीक है, डेसिमल लगाते थे। डेसिमल कहाँ पर आएगा मेरे पास, 2 के बाद आएगा। इस पॉइंट की वजह से क्या होता था, 0 आ जाएगा, कहाँ पर, 1 के बाद। और अब 2 के टेबल में 10 कब आता है, तो क्या लिखूंगा पॉइंट के आगे, 5, और 2 टाइम्स 5 इज 10, और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। 0 बोलने या क्रॉस लिख लें। अच्छा, अब ज़रा बात समझिएगा, अगर मैं सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है भाई, कंप्लीट क्वोशंट मिलता है। अगर मैं सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, कंप्लीट क्वोशंट मिलता है। लेकिन अगर मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लूँ तो मुझे क्या मिलता है, मिलता तो क्वोशंट ही है, मुझे मिलता तो क्वोशंट ही है, लेकिन सिर्फ वो क्वोशंट का सिर्फ वो पार्ट मिलता है जो पॉइंट से पहले मौजूद है। भले ही वो 10 हो, 20 हो, 21 हो, कुछ भी हो, लेकिन पॉइंट से पहले वाले जितने भी डिजिट्स हैं मुझे डबल फॉरवर्ड स्लैश से वो मिलते हैं। बात समझ आ रही है सबको? सॉरी। तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करूँ या डबल यूज़ करूँ, मुझे मिलना क्या है, दोनों कंडीशन में क्वोशंट मिलेगा। मॉड्यूलो ऑपरेटर से क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। बात समझ आ रही है ना? दोबारा सुन लें, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश या डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करूँ तो दोनों मुझे क्या देते हैं भाई, क्वोशंट देते हैं। और मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। लेकिन सिंगल फॉरवर्ड स्लैश मुझे क्या करता है, कंप्लीट क्वोशंट देता है, कंप्लीट क्वोशंट देता है। और डबल फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है, सिर्फ पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स मुझे देता है, ठीक है। अब वो कुछ कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है, वो क्या करेगा, पॉइंट से आगे वाले नंबर, पॉइंट और पॉइंट से आगे वाले नंबर्स को रिमूव कर देगा और सिर्फ पॉइंट से पहले पहले जितने भी डिजिट्स होंगे मुझे वो ला कर देगा। समझ आ रही है सबको? चलते हैं दोबारा। तो हमने क्या किया था, आप लोग देख रहे हैं, जब 5 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 किया तो क्या हुआ भाई, जिस तरह की मैंने समझाया था डिवीजन करके ये प्रोसेस हुआ, और उसके नीचे जो आंसर बचा ना उसने मुझे वो ला कर दे दिया, सही है। अब सवाल यहाँ पर ये है, क्या ये मॉड्यूलो ऑपरेटर अगर मैं इस मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ, ठीक है, और अगर रिमाइंडर नहीं बचता मेरे पास, अगर मेरे पास रिमाइंडर नहीं बचता, अभी तो जैसे मैंने 5/2 किया था,
अगर मैं 6 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 करता हूँ, समझ रहे हैं बात? जब अगर मैं 6 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 करता हूँ या 6 मॉड्यूलो ऑपरेटर 3 करता हूँ, तो उस कंडीशन में भी क्या मुझे रिमाइंडर मिलेगा या फिर मुझे क्वोशंट मिलेगा? सवाल समझ आ रहा है सबको? दोबारा सुन लें। मैं बोल रहा हूँ कि भाई चले अभी तो मान लिया कि अभी तो हमारे पास नीचे एक नंबर बच रहा था बन करके, ठीक है? आप लोगों ने इसकी डिवीजन देखी, हमने किस तरह से डिवीजन करी। अगर अंदर 6 होता, ठीक है, कुछ इस तरह करके 6 अंदर होता और 2 बाहर है, या कोई भी नंबर हमने लिख लिया 3 जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया? 2 टाइम्स 3 इज 6 और पूरा नंबर क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो क्या इस कंडीशन में भी हमें मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर ही ला कर देगा? यस और नो? अच्छा भाई, मिक्स आंसर आ रहे हैं। देखें बात समझिएगा, मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम ही यही है कि वो रिमाइंडर ला कर दे, भले ही रिमाइंडर में कुछ मौजूद हो या ना हो। नहीं होगा तो क्या ला कर देगा? जीरो ला कर दे देगा वो। सही है, जीरो तो बच रहा है ना कि आप लोगों ने कहा था नीचे जीरो लिखना है, ठीक है? तो मॉड्यूलो ऑपरेटर लाकर ही रिमाइंडर देता है, सही है, भले ही कुछ नीचे बचे या ना बचे, ठीक है, कोई नंबर नीचे मिले या ना मिले, ठीक है? तो इस कंडीशन में तो उसने 1 लाकर दे दिया था मुझे। हम इसको किसी और कंडीशन में चला लेते हैं। लेट सपोज पहले मैं ये लिख लेता हूँ 6 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2, ठीक है? तो क्या मिलना चाहिए भाई हमारी लॉजिक के मुताबिक? 0, ठीक है? तो क्या मिल रहा है भाई? 0 ही मिल रहा है, मतलब वो रिमाइंडर ही लाकर दे रहा है, सही है? और अगर मैं 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे आंसर? सिर्फ 3.0 फ्लोटिंग नंबर मिल रहा है, ठीक है? फ्लोट मिल रहा है मुझे, तो 3.0, ठीक है? मैंने बताया था कि भाई अगर पॉइंट नहीं भी लगना होता तो जब भी वो जबरदस्ती क्या करता है, लेकर आ जाता है पॉइंट हमारे पास, ठीक है? और अगर इसी चीज़ को मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश से लिखा होता तो क्या होता मुझे फिर? अब क्या आएगा? सिर्फ 3 आएगा, ठीक है? मतलब पॉइंट वाला पार्ट आपको रिमूव कर देगा और सिर्फ पहले का नंबर लेकर आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हमने देख लिया मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज, ठीक है? डबल फॉरवर्ड स्लैश भी हमने एक तरीके से रिकॉल कर लिया। अच्छा, अब डबल स्टेरिस को देखें। डबल स्टेरिस का पर्पस क्या है? अच्छा भाई, डबल स्टेरिस हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी नंबर की पावर बनाना हो। अगर मुझे किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर की पावर बनाना है, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं? डबल स्टेरिस का यूज़ करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ भाई पेरेंट 2 डबल स्टेरिस क्या 3, मतलब 2 क्यूब लिखना चाह रहा हूँ मैं। क्या लिखना चाह रहा हूँ? 2 क्यूब, 2 की पावर 3 लिखना चाह रहा हूँ, सही है? अब ये ड्राइंग तो है नहीं कि मैं ऊपर जाके उसके खड़ा कर दूँ 2 के ऊपर, सही है? तो किस तरह करेंगे भाई? आपने सबसे पहले तो वो नंबर लिखना है जिसके ऊपर पावर लगानी है, सही है? दोबारा वो नंबर लिखना है पहले जिसके ऊपर आपने पावर लगानी है, ठीक है? तो मैंने क्या करना है? 2 की पावर 3 लिखनी है। क्या करना है मैंने? 2 की पावर 3, मतलब 2 क्यूब लिखना है। तो 2 मेरा क्या है? वो नंबर है जिस पर मुझे पावर लगानी है, सही है? तो मैंने 2 लिख लिया और फिर डबल स्टेरिस यूज करके जो भी मुझे पावर लगानी मैंने वो वाला नंबर लिख दिया। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? क्या मिलेगा भाई? समझ ही नहीं आ रही किसी को? 8 मिलेगा, ठीक है? पावर मतलब पता है ना सबको क्या होता है? कि भाई 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इसी के साथ, मतलब 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो, लेकिन कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा, सही है? और अगर मैंने इसको रिवर्स करके लिखा होता, उल्टा लिखा होता, अगर मैं इसको लेट सपोज मैंने अब 3 का स्क्वायर बनाना है, ठीक है? या आप लोग बताएं, कुछ और बताएं जरा, कोई और बताएं, कुछ और चीज़ बताएं। 6 पावर 3 करते हैं, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले भाई? 6 लिखूंगा। पावर क्या लगानी है? लेट सपोज 4 लगानी है। क्या लगानी है? पावर 4। तो क्या करूंगा? डबल स्टेरिस और आगे क्या लिखूंगा? 4, बस, ठीक है? हमें इससे इसका आंसर मिल जाएगा जो कि 1296 आ रहा है। क्लियर है सबको? सिंपल सी चीज़ है। तो
तो समझ आ गया डबल स्टेज का यूज क्या है, पावर लगाने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अनफेमिलियर ऑपरेटर हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर, अब जरा इस चीज को देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना, इसके नेम से आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि क्या करेगा, वैल्यू को असाइन करने के लिए या वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में, किसी वैल्यू को वेरिएबल में सेव करने के लिए यूज होता है ये, ठीक है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का असाइनमेंट ऑपरेटर्स है ये, ठीक है। अब किस तरह यूज होते हैं, मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ। लेट सपोज कि भाई एक बंदे की एज है 21, ठीक है। इस साल उसकी एज है फॉर एग्जाम्पल 21, ठीक है। नेक्स्ट ईयर उसकी एज कितनी हो जाएगी, 22, सही है। अब मैं डायरेक्ट इस एज को 22 नहीं कर रहा, सही है, क्योंकि होता ऐसा है कि हमने जो डेटा स्टूडेंट का सेव कर लिया ना, ठीक है। जब हमने स्टूडेंट का डेटा भले किसी स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी के अंदर हो या किसी एम्प्लॉय का डेटा जब हमने सेव कर लिया, तो हम मैनुअली उसकी जगह फिर क्या करते हैं, वैल्यू चेंज नहीं करते, ठीक है। क्या करते हैं, हम नीचे से लॉजिक लिख के उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं ऊपर। बात समझ आ रही है सबको। तो मैं इस 21 को 22 करना चाह रहा हूँ, इस 21 को क्या करना चाह रहा हूँ, 22। तो एक सिंपल सी इसकी लॉजिक तो ये होती है, मैं क्या करूँ, एज लिखूँ इक्वल्स टू और एज प्लस 1 लिख लूँ। अब जरा इसको समझिएगा, देखें पहले मेरे पास एज में क्या वैल्यू स्टोर हुई हुई है, 21 स्टोर हुई हुई है। मैंने कहा कि भाई 21 को लाओ, मतलब एज लिखा ना मैंने, तो क्या मतलब हुआ, पाइथन क्या करेगा, इस एज की वैल्यू लेकर आएगा, इस एज में जो नंबर सेव हुआ है उसको लेकर आएगा, ठीक है। और फिर प्लस करेगा उसके अंदर क्या, 1। तो 21 अभी एज लिखा हुआ है ना, इमेजिन करें यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, तो 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 22। सॉरी। और फिर मैंने क्या किया हुआ है, लेफ्ट पे वेरिएबल भी बनाया हुआ है, और वो वेरिएबल क्या है भाई, एज, मतलब वही सेम वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई पुरानी वैल्यू जो थी ना उसको क्या करेगा, पुरानी वैल्यू जो स्टोर हुई थी ना एज के अंदर, उसको क्या कर देगा, ये अपडेट कर देगा, ओवरराइड कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। तो हमारी इस लॉजिक की मदद से क्या हो जाएगी, एज की वैल्यू 22 हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है सबको, सिंपल है जी, बोले। देखें एज के अंदर भी क्या स्टोर हुआ है, 21 स्टोर हुआ है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई एज के अंदर 1 बढ़ा दूँ, मतलब एज की वैल्यू क्या करूँ, 1 बढ़ा दूँ एज की वैल्यू में, ठीक है। आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं, 3, 5, 10 कुछ भी, ठीक है। फिलहाल मैं 1 से समझा रहा हूँ। तो अब होगा क्या कि भाई मुझे किस में बढ़ाना है, मुझे वैल्यू किसकी बढ़ानी है, तो सबसे पहले चले इसको ही भूल लें, मैंने इसको भी हटा दिया। मैंने कहा भाई क्या करो, एज की वैल्यू को लाओ, क्योंकि कितनी है अभी, कितनी है अभी 21 है। मैंने कहा भाई उस एज की वैल्यू को लाकर उसमें क्या करो, 1 को प्लस कर दो, तो कितनी हो जाएगी अब वो 22 हो जाएगी। अच्छा 22 तो हो गई, लेकिन मैंने बताया था भाई हम वेरिएबल में लाजमी सेव करते हैं, ठीक है। वेरिएबल में हम क्या करते हैं, लाजमी सेव करते हैं। तो अब मैं बोलता हूँ भाई इस 22 जो तुम्हारे पास वैल्यू हो गई है इसको दोबारा से किसमें सेव कर दो, उसी एज में सेव कर दो जिसमें पहले क्या स्टोर था, 21 था, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, वेरिएबल पढ़ते ना हमने लास्ट क्लास के अंदर किस तरीके से हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो मैंने क्या किया, एज इक्वल्स टू लिख दिया दोबारा से। तो क्या होगा, यहाँ पर 22 कंप्यूटेशन होने के बाद या कैलकुलेट हो जाने के बाद 22 हो जाएगी वैल्यू मेरे पास, ठीक है। और वो 22 दोबारा से किस पे चला जाएगा, उसी एज के वेरिएबल में चला जाएगा। यहाँ समझ आ रही है सबको, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कोई। तो अब एज की वैल्यू में क्या वैल्यू आनी चाहिए भाई, एज के वेरिएबल में क्या वैल्यू आनी चाहिए, 22 आनी चाहिए। प्रिंट करके देखते हैं। पहले मैं इस फर्स्ट वाली लाइन के बाद एज को प्रिंट करता हूँ, सही है। और फिर मैं अपनी लॉजिक लगाने के बाद दोबारा से एज की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। तो जब ये वाला प्रिंट चलेगा तो एज की वैल्यू क्या दिखाएगा मुझे, ये 21। और जब ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी या प्रिंट फंक्शन चलेगा तो अब एज की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मुझे, 22। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो देखें क्या हो गया, 21 पहले वाली प्रिंट स्टेटमेंट से आई और 22 बाद वाली प्रिंट स्टेटमेंट से आई, ठीक है। सिमिलरली हम इससे माइनस भी करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, डिवाइड भी करवा सकते हैं, देखा था ना भाई लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो एक ही सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। हमने क्या किया, कोई वैल्यू अपडेट करवाई, जब कुछ प्लस करवाना था हमने, माइनस करवाना था हमने, क्या किया, उसकी पूरी लॉजिक लिखी और फिर उसको दोबारा से क्या किया, उसी
पुराने वाले वेरिएबल में असाइन कर दिया। सही है, पुराने वाले वेरिएबल में क्या किया, असाइन कर दिया। ठीक है, तो पुराना जो उसका डेटा था वो लॉस हो जाएगा और नया डेटा उसमें जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो एज इस तरह 22 हो गई। अच्छा, अब लेकिन हम ना ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस इक्वल टू करके। क्या करेंगे हम, प्लस इक्वल टू करके यूज करेंगे। मैं पूरी चीज को कमेंट करता हूँ। ठीक है, और एज की वैल्यू को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये चीज मैं अभी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस चीज को कमेंट कर दिया। अच्छा, अब प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, आप जब कोड पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या आप कोई बुक रीड कर रहे होंगे अपनी लॉजिक प्रिंटिंग के लिए या प्रैक्टिस के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, मोस्टली जो है ना आपको इस तरह के ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। जो मैंने ऑपरेटर्स लिखे हुए ना, इस तरह के ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। और ये प्लस इक्वल टू वाला तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, अगर हमें किसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू सेव हुई है अगर उसको प्लस करना है या माइनस करना है ना, तो ये दो ऑपरेटर्स तो बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको रेयरली ही मिलेगा लिखा हुआ कोड। सही है, हालांकि गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन क्या है, अब जो तरीका हम लिखने वाले हैं वो क्या है, शॉर्टकट है इस पूरी लाइन को लिखने का। ठीक है, मतलब इस पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ को लिखने का क्या है, वो शॉर्टकट है जो हम लिखने वाले हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैं काम ये करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ, मैं एक नया बनाता हूँ वेरिएबल और उसमें हम इसको काम करते हैं। अच्छा, लेट सपोज मैं एक सैलरी के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें लेट सपोज 15,000 लिख देता हूँ। ठीक है, तो सैलरी के अंदर अभी क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 15,000 आ गई। सही है, अब मैं बोलता हूँ कि भाई क्या करो, 15,000 जो सैलरी वेरिएबल में सेव हुआ है ना नंबर, इसमें जाकर 5,000 को प्लस कर दो। क्या करो भाई, 5,000 को प्लस कर दो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल में उस वेरिएबल का लिखूंगा, उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा। तो वेरिएबल का नाम मेरा क्या है, सैलरी। ठीक है, लाजमी नहीं आप इसी सेल में लिखें, हम कहीं नीचे जाकर भी अगर काम करेंगे ना तो जब भी हमारा ये काम हो रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी मेरे पास इतना कोई लेंथी कोड नहीं है तो मैं इसी सेल में करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, मुझे जिस चीज़ में या जिस वेरिएबल में कोई नंबर फर्दर ऐड करवाना है ना, ठीक है, मैंने उसका नाम लिख लिया। दोबारा समझे, मैंने क्या कहा भाई, सैलरी के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, उसमें 15,000 वैल्यू स्टोर हुई है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सैलरी की वैल्यू में 5,000 प्लस करूँ। ठीक है, और जब मैं उसमें 5,000 प्लस करूँगा तो सैलरी कितनी हो जाएगी उसकी, 20,000 हो जाएगी। सही है, तो एक तरीका तो यही कि भाई आप क्या करें, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस क्या लिखें, 5,000। तो ये भी काम करेगा आपका। ठीक है, जो कि बिल्कुल वैलिड है, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या होगा, जो आपको यूजुअली दिखेगा देखने को, हम उसी वेरिएबल को लिखेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, प्लस इक्वल्स टू लिखेंगे और अपनी बस वैल्यू लिख देंगे। जो भी हमें वैल्यू ऐड करवानी है ना, बस वो वैल्यू लिख देंगे। तभी मुझे क्या ऐड करना है भाई, 5,000 ऐड करना है। ठीक है, या कोई भी नंबर आप अगर चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने कहा 5,000 प्लस कर दो। सही है, अब जरा इसको समझिएगा ये काम किस तरह करेगा। ये जाएगा, जब पाइथन इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा ना, पाइथन का कंपाइलर, क्या होगा कि पाइथन सबसे पहले तो इस सैलरी वेरिएबल की वैल्यू को ढूंढेगा। दोबारा, पाइथन का कंपाइलर क्या करेगा, इस सैलरी के नाम से जो उसको वेरिएबल मिल रहा है ना, सबसे पहले जाएगा मेमोरी के अंदर और वहाँ पर जाके क्या करेगा, उसकी वैल्यू देखेगा कि भाई इसमें क्या नंबर या क्या अमाउंट स्टोर हुई हुई है। ठीक है, क्या अमाउंट इसके अंदर सेव हुई हुई है। सही है, तो उसको क्या मिलेगा, 15,000। भाई समझ आ रही है क्या हो रहा है, दोबारा समझें। जब मैंने इसको इस तरह से लिखा ना, ठीक है, वो लाइन तो मैंने कमेंट कर दी, उसको पाइथन भी पढ़ेगा ही। अब इमेजिन करें पाइथन इस लाइन को रीड कर रहा है। सही है, तो पाइथन को क्या पता चला कि भाई सैलरी के नाम से एक वेरिएबल है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो जाएगा मेमोरी में और मेमोरी में जाके क्या करेगा, उसकी वैल्यू को ढूंढेगा कि भाई हमने उसमें क्या स्टोर किया हुआ था। ठीक है, मतलब उसके पास पुराना डेटा क्या पड़ा हुआ है, उस वेरिएबल में पुराना डेटा क्या सेव हुआ हुआ है। ठीक है, जो कि क्या है अभी हमारे पास 15,000 है। ठीक है, अब वो 15,000 को ले आएगा। अब बारी बारी काम करेगा, क्या लिखा हुआ पहले हमने, प्लस, तो वो क्या करेगा, प्लस करेगा उस 15,000 के अंदर किसको प्लस करेगा, 5,000 को।
तो 15,000 प्लस 5,000 क्या हो जाएगा 20,000, क्या हो जाएगा 20,000। और उस 20,000 जो उसने सम करा ना अभी वैल्यू को सम किया, ठीक है, मतलब ये बैकेंड में चल रहा है सारा काम। अब जब उसने सम किया तो क्या बन गया नंबर हमारे पास 20,000 बन गया। अब वो 20,000 को इस इक्वल की मदद से क्या करेगा, दोबारा से उसी सैलरी के अंदर सेव भी करा देगा। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है, दोबारा समझें भाई। सैलरी जो है उसको मिली क्या 15,000, ठीक है, सही है भाई। तो उसने क्या किया, मेमोरी में गया, मेमोरी में जाके सैलरी के अगेंस्ट क्या किया 15,000 को स्टोर करवा दिया, ठीक है, या कोई भी नंबर जो हमने लिखा हुआ होगा उसको स्टोर करवा दिया। अब जब पाइथन इस लाइन को रीड करेगा तो क्या करेगा, ये असल में क्या है देख रहे हैं आप लोग, वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो पाइथन क्या करेगा, इसकी सबसे पहले जाके मेमोरी में वैल्यू ढूंढेगा कि भाई इसमें क्या स्टोर हुआ हुआ है। अभी तो ऑफकोर्स ऊपर ही लाइन पे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो वेरिएबल ये स्टार्ट ऑफ द कोड में लिखा, स्टार्ट ऑफ द जो आपने फाइल बनाई है बिगिनिंग ऑफ द फाइल में लिखा हुआ है आपका वेरिएबल, और आपने कहीं 1000 या 2000 लाइन्स पर ये लॉजिक लगाई है, ठीक है। तो जब भी काम सेम ही तरीके से होगा कि पाइथन उस वेरिएबल को जानता होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर उसका जो है रेफरेंस अपने पास रख चुका है, मतलब उसको सेव भी किया उसने, उस वैल्यू को वेरिएबल में सेव भी किया और उसका रेफरेंस भी मौजूद है पाइथन के पास, पाइथन जानता है। तो जब हमने दोबारा उस सैलरी को लिखा, ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले तो जाकर उसकी पुरानी वाली वैल्यू को लेकर आएगा, ठीक है, तो जो कि क्या मिलेगी उसको अभी 15,000 मिलेगी। फिर वो पढ़ेगा प्लस को, जब प्लस पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा भाई मुझे इस 15,000 में इस 15,000 में क्या करना है, जो वैल्यू यूजर ने लिखी हुई है ना उसको प्लस कर देना है, क्योंकि प्लस लिखा है ना भाई, अगर माइनस होता तो क्या करता वो माइनस कर देता। तो प्लस लिखा हुआ तो क्या करेगा 15,000 में 5,000 को प्लस करेगा, कितना हो गया आंसर 20,000, ठीक है। ये अभी तक खुद काम कर रहा है पाइथन, ठीक है, और क्या करेगा 20,000 हो जाने के बाद अब वो इक्वल्स वाले ऑपरेटर को पढ़ेगा, ठीक है, और इक्वल्स वाला ऑपरेटर किस लिए यूज होता है भाई, एक वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में सेव करने के लिए। तो उस 20,000 को क्या करेगा, खुद से ही उस सैलरी वाले वेरिएबल में सेव करा देगा। समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह सैलरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20,000, कितनी हो जाएगी 20,000। भाई अगर नहीं समझ आई तो बता दें, ठीक है, क्योंकि फिर हमने आगे माइनस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ये भी इस तरीके से देखना है, सही। तो फिर मैं उसमें डिटेल नहीं बताऊंगा, अगर समझ आ गई है तो मैं आगे जल्दी से बढ़ूंगा। सर एक वेरिएबल के लिए तो सही, हाँ। मान लीजिए सैलरी की वैल्यू चेंज करने के बाद हम उसे दूसरे वेरिएबल को असाइन करा देते हैं, हाँ। आपने कहा था वेरिएबल को एक और वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं, हाँ। ये शॉर्टकट चले सैलरी को चेंज करें तो ठीक है, दूसरे वेरिएबल में अगर हमें कंप्लीट वैल्यू करनी हो फिर ये प्लस इक्वल्स टू नहीं चलेगा आपका, जैसे नॉर्मल फिर आपको नॉर्मली उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, सही है। अच्छा भाई चले मैं आपका क्वेश्चन एक मतलब रिपीट भी कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमारी सैलरी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सॉरी नहीं फिर नहीं चलेगा ये मतलब आपको इस तरीके से यूज करना है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से यूज करना है प्लस इक्वल्स टू करके। वैसे मैंने इसको ट्राई किया नहीं है, आप बोलें करके देख लेते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं बन रही, ठीक है। देख रहे हैं वो क्या दे रहा है मुझे लाकर 5,000 लाकर दे रहा है वो, ठीक है। तो आपने इसको यूज इसी तरीके से करना है प्लस इक्वल्स टू करके, ठीक है, क्योंकि जब उसको प्लस मिलेगा वो जाके क्या करेगा, उस वैल्यू को पहले सम करेगा, ऐड कर देगा पुराने वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है, और फिर क्या करेगा उसको असाइन भी कर देगा, सही है। अच्छा भाई अभी एक क्वेश्चन आया था, जरा सारे सुन लें यहाँ पर, देखें अभी सैलरी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अभी लेट्स सपोज 20,000 हो चुकी है, सही है। तो अब अगर मैं एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज टोटल के नाम से एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, टोटल या सम या कुछ भी आपने वेरिएबल का नाम रख दिया, ठीक है, मैं टोटल रख देता हूँ फिलहाल। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई टोटल जो मेरा न्यू वेरिएबल है ना, सैलरी की वैल्यू क्या हो, उठकर उसमें सेव हो जाए, मतलब सैलरी की वैल्यू जो अभी क्या हो चुकी है भाई 20,000 हो चुकी है, मैं इस पर 2,000 और ऐड करना चाह रहा हूँ। बात समझें, दोबारा समझें, टोटल एक वेरिएबल में न्यू वेरिएबल बना रहा हूँ जो मैंने अभी ऊपर अभी तक डिफाइन ही नहीं किया। टोटल एक न्यू वेरिएबल है और मैं चाह रहा हूँ कि भाई सैलरी की वैल्यू उठाऊं, उसमें 2,000 क्या करूँ प्लस करूँ, और फिर क्या करूँ उस टोटल अमाउंट को किसमें सेव कर दूँ, टोटल नामी एक वेरिएबल में सेव कर दूँ। बात समझ आ रही है यहाँ तक सबको? अच्छा, तो क्या हम ये शॉर्टकट वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं?
जी भाई, क्या हम ये शॉर्टकट वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं? अगर मैं टोटल प्लस इक्वल टू करके 2000 लिख दूँ, ठीक है, तो वैसे तो आप लोग देख लोगे खुद ही क्या कर रही है, ये येलो अंडरलाइन दे रहा है, मतलब अभी इसको पता है कि भाई टोटल करके हमने ऊपर कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है, तो वो किसकी वैल्यू उठाकर लाएगा? जब उसके पास ऑलरेडी उस वेरिएबल की वैल्यू ही मौजूद नहीं है, तो भाई वो किस तरह उसमें काम कर सकता है, किस तरह उसमें 2000 ट्रेड कर सकता है? बात समझ आ रही है? हम तो भाई ये डिस्कस किया था ना कि वो क्या करेगा, जो भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे पहले जाएगा मेमोरी में, उसकी वैल्यू ढूंढ कर लाएगा, लाने के बाद फिर वो ऑपरेशन करेगा, जो भी हमने ऑपरेशन लिखा हुआ है, प्लस है माइनस है जो भी है, ठीक है, और नंबर बाद से उठाएगा, मतलब इक्वल्स के बाद जो नंबर लिखा होगा उसको उठा के ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली उस पर ऑपरेशन कर देगा, जो कि अभी हमारा प्लस का ऑपरेशन तो प्लस कर देगा। बात समझ आ रही है? लेकिन टोटल करके तो हमने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं है, तो इसीलिए उसको उसकी वैल्यू भी नहीं मिल रही। अब जब वैल्यू भी नहीं मिल रही उसको, तो वो उसकी वैल्यू को अपडेट ही नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? तो ये जो शॉर्टकट है ना, ये सिर्फ उस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है कि अगर आपने उस वेरिएबल को ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है, सही है, न्यू वेरिएबल पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे फिर भी करवाना है, बोलता हूँ नहीं भाई मुझे सैलरी प्लस 2000 और असाइन करना टोटल के अंदर, तो भाई इसका फिर सिंपल तरीका वही है, आप क्या करेंगे, सैलरी लिखेंगे यहाँ पर, सही है, सैलरी में तो वैल्यू पड़ी है ना, वो पाइथन में तो पता है भाई सैलरी के अंदर वेरिएबल बना पड़ा हुआ है, सैलरी का वेरिएबल बना हुआ है, उसमें क्या स्टोर हुआ हुआ है, वो 20,000 स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैंने सैलरी को लिख लिया, प्लस करके 2000 लिख दिया। अब इससे क्या होगा, सैलरी की वैल्यू आएगी कितनी भाई, 20,000, उसमें 2000 प्लस होगा, और प्लस हो जाने के बाद टोटल कितना हो जाएगा 22,000, जो कि असाइन हो जाएगा किसमें, टोटल के अंदर, सही है। तो अगर आपने न्यू वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो फिर तो आपको इसी तरीके से अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है आपका? चले आगे, चलें इसको एक मरतबा हम प्रिंट कर लेते हैं टोटल को, और देखते हैं कि हमें टोटल क्या मिल रहा है, ठीक है। तो कितना मिल गया हमें भाई, 42,000 मिल गया। अच्छा, अब अगर आपको अगर आपको ये कोई क्वेश्चन है, ये नीचे सैलरी 5,000 की थी, कहाँ पर, इसी के आगे प्लस 2,000 कर दिया तो टोटल सैलरी कहाँ पर, ऊपर सैलरी ये सैलरी 5,000 प्लस करनी है, अगर इसी में प्लस इस लाइन में बोलना, आप मुझे लाइन तो बताएं कौन सी है, थर्ड वाली, ये हाँ क्या इसी में अगर प्लस करके 2,000 चलना चाहिए जब भी इसको, सही। चले मैं इसको 3000 कर देता हूँ, ठीक है, बढ़ेगा वो इसलिए क्योंकि फिर पाइथन क्या करेगा, इनको आगे पहले प्लस करेगा और फिर प्लस करके आपके सैलरी वाले वेरिएबल में प्लस करवाएगा, सही है। तो ये तो एप्लीकेबल है आपका, ठीक है, ठीक बोले, मतलब ऐसे भी दो अलग ऑपरेशन चल सकते हैं, मतलब एक अगर हमने प्लस का डाल दिया और दूसरा माइनस का डाल दिया, हाँ हाँ चलेगा। देखें, अच्छा भाई यहाँ देख लें, एक क्वेश्चन पहले तो याद है कि अगर मैं यहाँ पे ही 5,000 जो मैंने लिखा था, अगर 5,000 के बाद एक और नंबर प्लस करवा दूँ तो क्या पाइथन उसको काम कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा। वो इसलिए क्योंकि देखें लॉजिक वही अपनी स्टार्ट करें कि भाई सैलरी की पहले जाके वैल्यू तलाश की जाएगी, ठीक है, वैल्यू निकल कर आएगी कितनी 15,000, क्योंकि इसके ऊपर जो सैलरी का वेरिएबल है उसमें कितनी वैल्यू स्टोर हुई है 15,000। उस 15,000 के अंदर अब पाइथन क्या करेगा, प्लस करेगा, लेकिन किसको प्लस करेगा, इस पूरी वैल्यू को, ठीक है। मतलब पाइथन पहले सीधी वाली साइड पे, राइट वाली साइड पर जाके सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, भले ही यहाँ पे हमने प्लस भी किया हुआ है, माइनस भी किया हुआ है, मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और माइनस लेट सपोज 1500 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी ऐसे टॉपिक आ रहा है आगे, पेमडास सर्कल से पढ़ाना आप लोगों को। तो क्या करेगा पाइथन जब आएगा ना, सैलरी की वैल्यू लेकर आएगा 15,000, तो क्या करेगा, इस पूरी कैलकुलेशन को पहले वो सिंप्लीफाई करेगा, इस चीज़ को पहले सिंप्लीफाई करेगा और एक नंबर बनाएगा, मतलब आंसर निकालेगा यहाँ से, सही है भाई, ऐसे ही होगा ना। क्या करेगा, इसका आंसर निकालेगा, तो क्या होगा भाई 3,000 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है। 6,000 प्लस 5,000 इज 11,000। 11,000 में से 1,500 माइनस कर दे कितना हो जाएंगे जी, ठीक है, और 9,500 होगा,
सही ठीक है। और 9,500 फिर किसमें प्लस हो जाएगा जाकर 15,000 में, तो कितना हो जाएगा ये 24,500 आ जाना चाहिए। सही है, प्रिंट करके देख लेते हैं। सही है, ठीक है। तो आप इस पर डिवीजन भी लगा सकते हैं और आपने कुछ और भी परफॉर्म करवाना है ना, वो भी करवा सकते हैं। जी बोलिए। कहाँ पर? ये वाला असल में इसको मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया ना अभी। इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका। अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अभी नहीं किया, अभी मैं इसी वाले सेल पर काम कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है यहाँ तक? चले भाई आगे चलते हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन था यार? सही है। चलें, अब ये क्या करते हैं, माइनस वाला हम ऑपरेटर यूज करते हैं, माइनस इक्वल्स टू। अब मैं सैलरी पे काम करूँगा फिलहाल, ठीक है। लेट सपोज सैलरी का मैंने उठा लिया वेरिएबल, ठीक है। अभी इसमें कितनी वैल्यू स्टोर हुई हुई है? 24,500, ठीक है। अभी मैंने यही वाला सेल एग्जीक्यूट किया हुआ है, ठीक है। मैंने ये वाला सेल दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं किया है। देखना आप लोग नंबर से पहचाना जाता है। नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 16 है। और ये कौन सा 13 है। मतलब अगर मैंने इस वाले सेल को एग्जीक्यूट किया होता, उस वाले सेल के एग्जीक्यूट करने के बाद जिसको क्या नंबर मिलता? 17। मतलब ये वाला सेल मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो सैलरी वेरिएबल में मेरे पास क्या वैल्यू मौजूद है अभी तक? 24,500, ठीक है। तो मैं सैलरी पर आता हूँ और बोलता हूँ भाई क्या करता हूँ, माइनस इक्वल्स टू कर दो कितने, लेट सपोज 1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा इधर एक मिनट, लाइट आ गई है। जिनकी स्क्रीन कनेक्ट नहीं थी वो जरा अपने पीसी को ऑफ करें जल्दी से, बाकी के मैं कर रहा हूँ यहाँ से। जैसे कि मान ले कि अभी हम जो आगे कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें टोटल की वैल्यू इस्तेमाल करें, हमने टोटल को दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं किया, तो टोटल की वैल्यू 22,000 की है। हाँ वो अभी 22,000 पड़ी है। बिना एग्जीक्यूट किए भी जबकि सैलरी की वैल्यू बढ़ चुकी है और टोटल की वैल्यू सैलरी से ही है, हाँ फिर भी 22,000 है। बिल्कुल, क्योंकि आपने क्योंकि आपने वो एग्जीक्यूट पहले 20,000 को यूज़ करते थे। हाँ सही है, क्योंकि आपने जब उसको टोटल पे कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई थी ना, उस वक्त सैलरी की वैल्यू कितनी थी? 20,000 थी। तो उसी के लिहाज से सारी कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन हुई थी और टोटल में जाके सेव हो गई थी। हाँ अगर ये सेल अभी दोबारा एग्जीक्यूट कर लेंगे तो क्या होगा? 24,500 है, 2,000 प्लस होगा तो 26,500 हो जाएगी टोटल की वैल्यू। अभी हम टोटल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हाँ तो ये सैलरी में भी एग्जीक्यूट रहेगा, टोटल में भी एग्जीक्यूट रहेगा। तो ये दो वेरिएबल में सेम वैल्यू रहेगी, ये अलग अलग चीज रहेगी। देखिए हमारे पास वैल्यू जो है वो सैलरी में सेम सही है। 14,500। हाँ अभी हमने टोटल में उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, टोटल में 22,000 रुपये खराब है। हाँ टोटल में जब एग्जीक्यूट कर लेंगे, इन दोनों से क्या वेरिएबल का नेम चेंज हो गया, वैल्यू सेम रहेगी, ये चेंज रहेगी। अच्छा देखें यहाँ पे टोटल पे ना कंडीशन लगी हुई है कि 2,000 और ऐड होगा। अब अगर मैं सेल को एग्जीक्यूट करूँगा ना तो क्या होगा, सैलरी की वैल्यू अभी क्या पड़ी हुई है करंट 24,506 है, तो 24,500 को यहाँ पर लेकर आएगा मेरे इस जगह, सही है। और फिर उसमें क्या करेगा, 2,000 को प्लस करेगा, ठीक है। 2,000 प्लस करेगा, कितना हो गया टोटल? 26,500। और फिर जाके वो किसमें सेव कर देगा? टोटल के अंदर। तो आपको टोटल कितना मिलेगा? 26,500। एग्जीक्यूट करते हैं इसको दोबारा से, ठीक है। क्या आया? 26,500। क्योंकि असल में देखें सेल बाय सेल काम कर रहे हैं हम। अगर कोड py5 पे काम कर रहे होते हैं ना, ज़रा समझिएगा, तो हर लाइन लाजमी एग्जीक्यूट होती है अनलेस कि हमने उसको कमेंट किया हो। अगर कमेंट किया हुआ है ना फिर तो पाइथन उसको रीड नहीं करेगा। लेकिन सेल बाय सेल लाइन काम करने का मतलब यही है कि भाई आपने अगर यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन कर दिया और आपने नीचे वाला सेल नहीं एग्जीक्यूट किया सॉरी, अगर आपने नीचे वाला सेल एग्जीक्यूट नहीं किया तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर पुरानी वाली वैल्यूज ही मौजूद होंगी, नई वाली वैल्यूज यहाँ पर खुद से नहीं आएंगी अनलेस हम उसको एग्जीक्यूट करें। नहीं समझे? अभी जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो जब इसकी वैल्यू 26,500 हुई ना, टोटल में जो वेरिएबल बढ़ाया यूपी हम कुछ नया एग्जीक्यूट करना था उसमें, पहले वाले को नहीं करना था। हाँ टोटल में जो बढ़ाया है कुछ नया करना था। बिल्कुल। तो ये था कि प्लस इजिकल्स टू हमारे पास जो वैल्यू है, हम इसको इससे कंपैरिजन करते हैं कि कंपैरिजन में एक ऑपरेटर है ग्रेटर देन इजिकल्स टू, उसका काम क्या होता है कि अगर वैल्यू इसके बराबर है इजिकल्स टू या ग्रेटर देन है, मतलब जैसे अगर साल ग्रेटर देन इसको यूज करते हैं, हाँ तो ये वही काम कर रहा है यहाँ पे नहीं ये थोड़ा चेंज है, ये असाइन कर रहा है उसे। ये सिर्फ असाइन करेगा, ये कंपैरिजन में नहीं आएगा। ये सिर्फ क्या करेगा,
ऑपरेशन, हाँ ये जो पहले मैंने लिखा हुआ है ना प्लस, ये देखें ऊपर चले वापसी, ये जो मैंने प्लस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई, फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, ये सब ऑपरेशन के लिए ये बताएगा उसको तुमने करना क्या है उस वेरिएबल के साथ, ये बताएगा पहले वो, ठीक है। उसको इंडिकेशन मिलेगी, अच्छा भाई मुझे माइनस करना है, अच्छा भाई मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या डिवाइड करना है, किससे करना है, नंबर कहाँ पड़ा हुआ है, इक्वल्स टू को उधर पड़ा हुआ है, वहाँ से उस चीज़ को उठाएगा, अगर सिंगल है तो डायरेक्ट उठा लेगा, अगर वहाँ पे पूरी एक एक्सप्रेशन पड़ी हुई है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेगा, उसका एक आंसर बनाएगा, मतलब सिंप्लीफिकेशन से एक आंसर बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा, उसको उठाएगा, ठीक है, और जो भी ऑपरेशन होगा ना उसके अकॉर्डिंगली उस वेरिएबल के साथ वो ऑपरेशन करेगा, प्लस का है तो प्लस कर देगा, माइनस का है तो उस वेरिएबल में से इस वाले नंबर को माइनस कर देगा, ठीक है, और फिर इक्वल टू वाला काम करेगा, जो कि क्या करेगा, अब माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद जो आंसर आया ना उसका, ठीक है, अब वो असाइन करेगा उस वाले वेरिएबल के अंदर, समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये हरगिज कंपैरिजन के लिए यूज नहीं हो रहा, ठीक है, कंपैरिजन के लिए भी हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, थोड़ा सिमिलर है, कंफ्यूज कर रहा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो है ना क्या है, ये सिर्फ क्या आपका यहाँ पे ये असाइनिंग का काम कर रहा है, इसलिए असाइन कर रहा है, पुरानी चीज को अपडेट कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए इस वजह से इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। सही है भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा शायद लाइट आ गई है, पीसी को करिए, पीसी ऑन, सही है। सबने कर लिए पीसी ऑन? जी भाई सबने कर लिए? अच्छा भाई, तो मैं बोलता हूँ हम माइनस वाला ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, माइनस इक्वल टू, तो काम ये भी उसी तरीके से करेगा, ठीक है। एक मतलब दोबारा से जल्दी से लॉजिक समझ लें कि क्या होगा। अभी करंटली सैलरी की वैल्यू क्या मौजूद है, 24,000, ये देखें 500, ये अभी करंट सैलरी की वैल्यू है। तो क्या करेगा, पहले तो उस वैल्यू को लेकर आएगा, फिर क्या करेगा, माइनस करेगा। क्या माइनस करेगा, नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नंबर, माइनस करेगा 24,500 माइनस 1,000 कितना हो जाएगा, 23,500, और फिर उस नंबर को असाइन कर देगा किसके अंदर भाई, सैलरी के अंदर, ठीक है। तो अब सैलरी कितनी हो जाएगी, 23,500। बात समझ आ रही है सबको? चलें इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। सही है, क्लियर है सबको? अच्छा मल्टीप्लाई का भी देख लेता हूँ ऑपरेशन। लेट सपोज मैं एक नंबर अलग से बना लेता हूँ, यहाँ पे लेट सपोज नम करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें 30 वैल्यू असाइन कर देता हूँ, सही है। और मैं क्या करता हूँ, नम मल्टीप्लाई इक्वल्स टू लेट सपोज 10, सही है। तो क्या होगा आप लोग बताया जरा जी। हाँ आंसर तो पता चल जाएगा, लेकिन लॉजिक बताएं पड़ता है, बोलें ताकि माइंड में क्या होगा। सही है, पहले तो सबसे पहले नम की वैल्यू लेकर आएगा, वो नम की वैल्यू क्या मौजूद है, जो कि कितनी है 30। अच्छा 30 लेकर आ गया, लेकिन अब वो करेगा क्या उसके साथ, मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई के लिए नंबर चाहिए, तो नंबर कहाँ लिखा हुआ हमने, राइट पे लिखा हुआ, जो कि कितना है 10 है। कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स 10 इज 300, ठीक है 300। और फिर 300 को क्या कर देगा, असाइन कर देगा, या सेव कर देगा किसके अंदर, नम के अंदर। तो इस तरह नम कितना बन जाएगा, सही है। आगे वाले ऑपरेटर्स बताऊं या आगे चलूं, काम बिल्कुल इसी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। बट ये क्या करेगा, आगे डिवीजन करेगा, पहले जो भी नंबर होगा उस नंबर को लेकर आएगा, डिवीजन करेगा। किससे करेगा भाई, जो हमने राइट में नंबर लिखा हुआ है। डिवाइड करने के बाद जो उसको आंसर मिलेगा, उस आंसर को इक्वल टू की मदद से क्या कर देगा, उसी वेरिएबल में असाइन कर देगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिंगल ऑपरेटर है, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश है, तो डिवीजन के बाद ये किस तरह आंसर देता है हमें, पॉइंट वाला डेसिमल वाला आंसर देता है, ठीक है। कंप्लीट आंसर या पॉइंट वाला आंसर देता है, ये सही है, फ्लोटिंग नंबर देता है। तो आंसर भी किस तरह हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, पॉइंट वाला। जब डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे तो पॉइंट अगर आना भी हो तो जब भी वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। समझ आ रही है ना भाई सबको, कॉन्सेप्ट वही जो ऊपर डिस्कस किया है, बस थोड़ी सी क्या यहाँ पे लॉजिक अपडेट हो गई है इक्वल्स टू की वजह से, ठीक है। बाकी जो हमने सिंगल फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज किया था, उसकी लॉजिक अभी तक वैसे ही है, वैसे ही उसी तरह काम करेगा। तो ये सबको क्लियर है, ठीक है। या आप लोग एक बार खुद ट्राई करिएगा, मुझे जरा आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ाना है मुझे, ठीक है। अच्छा ये क्या करेगा, मॉड्यूल ऑपरेटर जी,
सबसे पहले क्या करेगा, चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ बताओ। मैं फिलहाल उसी नम को लिख लेता हूँ, ठीक है। और सॉरी, नम के अंदर अभी क्या वैल्यू बन गई है भाई, 300 है। अब 10 अब 30 नहीं रही है नम की वैल्यू, कितनी हो गई है, 300 हो गई है। देखिए ना मैंने प्रिंट किया तो क्या मिला मुझे, 300 मिला ना। तो अब इसकी वैल्यू 300 हो चुकी है। अब मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मॉड्यूलो ऑपरेटर निकालो, इक्वल्स टू करो, और क्या लिखें हम, लेट्स सपोज 10 ही लिख लेता फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए। जी कोई क्वेश्चन है? अच्छा भाई, तो क्या होगा, नम की वैल्यू कितनी मौजूद है, नहीं नम की वैल्यू 300 है। 300 को लाएगा, उसका मॉड्यूलो ऑपरेटर निकालेगा, मतलब उसका रिमाइंडर निकालेगा। मॉड्यूलो ऑपरेटर से क्या निकलता है, रिमाइंडर निकालेगा। और रिमाइंडर किसकी मदद से निकालेगा, 10 की मदद से। भैया यहाँ देखिए सारे, ये इस तरह से होगा। अंदर कौन आ जाएगा, 300 आएगा, सही है। और बाहर कौन होगा, 10 होगा। और इसका क्या होगा, इसका कि वो ऑपरेशन करेगा परफॉर्म, तो 30 यहाँ लिखेगा। और कितना हो जाएगा ये, 300 पूरा कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब आंसर क्या बचा, 0 बचा ना, रिमाइंडर हमें क्या मिला, 0 मिला। तो उस 0 को ही किसमें असाइन कर देगा, ये नम में असाइन कर देगा। अगर यहाँ पे कुछ और मिल रहा होता, उसको 1 मिल रहा होता, कुछ और मिल रहा होता। अगर लेट्स सपोज मैंने इसको 11 से करवाया होता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता, कुछ डिफरेंट आता। करके देख लेते हैं तो क्या आता है। अभी क्या आएगा हमारे पास, सही है। और अगर मैंने इसको फोल्ड करके 11 से करवाया होता, फिर मतलब उसका जो भी नीचे बच रहा होता वही हमें आंसर लाके देता है। अच्छा अभी क्या लाके दे रहा है, ये 0 लाके दे रहा है, ठीक है। तो अगर 300 को 11 से डिवाइड करें, अच्छा मॉड्यूलो ऑपरेटर निकालना है ना हमको, 300 इसके डिवीजन में देखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये आंसर लाके दे रहा है 0 तो फिर 0 ही आया होगा, ठीक है। इसको आप नंबर को चेंज करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन लॉजिक क्या है, वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगी जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे के देख लें। डबल स्टेरिक्स पता है आपको, क्या करेगा भाई, पावर बनाएगा उसकी। जो नंबर यहाँ पे मौजूद है, राइट वाले नंबर को क्या कर देगा, पावर बना देगा। लेट्स सपोज राइट पे क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, ठीक है। और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 10, ठीक है। तो 10 की पावर यहाँ राइट से उठाएगा और इसको बना देगा। मतलब समझ रहे हैं कि लेफ्ट पे जो नंबर जो वेरिएबल लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू है 10, ठीक है। और राइट पे नंबर मौजूद है 3, तो क्या करेगा, 10 की पावर निकालेगा 3, जो कि आई थिंक 1000 हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या करेगा, इस 1000 को उठा के उसी वेरिएबल में असाइन करवा देगा, सही है। तो सारे क्या होगा, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं, हमारे पास और ऑपरेटर्स हैं भी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अच्छा अब ये ऑपरेटर्स हैं जो आपको चीज़ों को कंपेयर करके बताते हैं, ठीक है। तो ये डबल इक्वल टू का यूज करते हैं अगर हमें चेक करना हो कि भाई लेफ्ट पर और राइट पर जो डेटा मौजूद है क्या वो सेम है, क्या वो इक्वल है, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई मुझे सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू का यूज करना है, ठीक है। अभी तो बता रहा हूँ, अभी तो माइंड में बैठ जाएगा, लेकिन जब प्रोग्राम लिखने बैठेंगे ना आप लोग या कोई प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो कंफ्यूजन होगी कि भाई मैं वेरिएबल बना रहा हूँ तो वहाँ उसके आगे डबल इक्वल्स टू यूज करूँ या सिंगल इक्वल्स टू यूज करूँ, सही है। कुछ कर भी रहे होंगे डबल इक्वल्स टू को यूज, सही है, कंफ्यूजन होती है शुरू में। तो याद रखिएगा अगर आपको डेटा किसी वेरिएबल में सेव करना है तो कौन सा इक्वल्स टू यूज करेंगे, सिंगल इक्वल्स टू यूज करेंगे। डबल इक्वल्स टू सिर्फ क्या होता है, चीजों को कंपेयर करने के लिए। कंपेयर मतलब जो लेफ्ट पे डेटा मौजूद है और जो राइट पे डेटा मौजूद है क्या वो इक्वल हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरह से चेक करते हैं, डबल इक्वल्स टू की मदद से चेक करते हैं। अच्छा जब हम चेक कर रहे होंगे ना तो हमें यहाँ से आंसर किस तरह मिलेगा भाई, बूलियन मिलेगा। क्या हमें आंसर मिलेगा, बूलियन में आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना तो हमें उसका आंसर किस तरह मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, बूलियन मिलेगा, मतलब सही है। अच्छा ये क्या हो गया हमारा डबल इक्वल्स, मतलब कंडीशन चेक करने के लिए कि भाई लेफ्ट पर और राइट पर जो डेटा मौजूद है वो दोनों इक्वल हैं या नहीं समझ आ रही, ये क्या है भाई हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। ये क्या है, लेस देन
इक्वल्स टू, मतलब क्या होगा, चेक किया जाएगा कि भाई हमारे पास जो नंबर है लेफ्ट पे वो छोटा है या बराबर है किसके, राइट वाले के, ठीक है। ये क्या हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब लेफ्ट पे जो नंबर है वो बड़ा है या बराबर है किसके, राइट वाले नंबर के। अभी करते हैं सारी चीज़ों को, जैसे मतलब देख लें, ये सिर्फ किसके लिए, लेस देन, मतलब सिर्फ छोटे नंबर को या छोटी चीज़ को लिखने के लिए, ठीक है। कोई लेंथ हो गई हमारे पास या कोई नंबर हो गया, तो हम अगर सिर्फ उसमें लेस देन का रिलेशन देखना चाह रहे हैं तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। ये क्या है भाई, ग्रेटर देन, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। यूज करते हैं बारी बारी। अच्छा भाई मैं बोलता हूँ, लेट सपोज प्रिंट करो 5 इक्वल्स टू 4, तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या कि भाई 5 डबल इक्वल्स टू मतलब क्या, मैं चेक कर रहा हूँ कि बराबर है 4 के। मैं पाइथन को बोल रहा हूँ 5 डबल इक्वल्स टू का यूज किया ना, मतलब पाइथन समझेगा मैं उसके बोल रहा हूँ 5 बराबर है 4 के, तो क्या है, सही है गलत है ये, पाइथन मुझे क्या बोलेगा भाई आप गलत बोल रहे हो, तो मुझे क्या बताएगा, वो फॉल्स बताएगा, सही है, समझ आ रही है। अच्छा मैं अगर बोल देता भाई 5 इक्वल्स टू 5, तो अब क्या बोलेगा कि भाई ट्रू, मतलब स्टेटमेंट सही है ये वाली, सही है। अच्छा लेस देन इक्वल्स टू देख लेते हैं सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू, लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई 1 2 लेस देन इक्वल्स टू 20, मतलब मेरा 12 जो है वो छोटा है, ठीक है, लेस देन छोटा है और इक्वल्स टू या बराबर है 20 के, तो कंडीशन कैसी बन रही है हमारी, ट्रू बन रही है, ठीक है, क्या बन रही है, ट्रू। लेकिन दोबारा समझे, 12 लेस देन और इक्वल्स टू होता है, ठीक है, एंड नहीं होता यहाँ पे, क्या होता है, और इक्वल्स टू, मतलब या तो छोटा है या तो क्या है, बराबर है, सही है। तो कोई भी कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, सही है। तो भाई 12 बाकी में मेरा 20 से छोटा है ना, छोटा है ना, तो कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी उसकी, ये लेस देन वाली, ठीक है। इक्वल्स टू तो नहीं है ना भाई, नहीं समझ आ रही भाई, दो चीजें लिखी हुई है, समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा भाई, दो चीजें, हम बाहर तो लिख रहे हैं लेस देन और इक्वल्स टू, लेकिन बोलने में तो कितनी मर्तबा आ रहा है, वो दो चीजें आ रही है, लेस देन और इक्वल्स टू, दो कंडीशन बन रही है यहाँ पर, सही है, जो हमने एक ही तरह मतलब एक ही सिंबल से शो कर दी है, एक ही सिंबल से यूज करनी है, लेकिन कंडीशन एक्चुअली कितनी है, दो है, सही है। यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर तो एक ही थी, हमने क्या कहा था भाई बराबर है, बस, ठीक है, इक्वल्स टू बराबर है, बस एक कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेस देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू का साइन भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एक मरतबा यूज करना, अब यहाँ पे दो मरतबा यूज नहीं करेंगे, सही है। तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, फर्स्ट वाली होगी, मतलब ये लेस देन वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, सही है। तो मुझे क्या देगा, क्या देगा मुझे इसका आंसर, ट्रू देगा, जी बोले। टू है, इसका मतलब ये कि 12 जो 20 के अंदर आता है तो ट्रू हो रहा है, अगर 12 यहाँ 22 होता तो कंडीशन फॉल्स बन जाती, ऐसा ही है, नहीं दोबारा बोले, समझा नहीं। 12 लेस देन इक्वल्स टू 20 है, इक्वल्स टू जो है ये बता रहा है कि 12 जो है 20 के अंदर आता है तो ट्रू हो रही है, नहीं। अच्छा भाई यहाँ देखें आप इसको बोलते किस तरीके से हैं, ये जो मैंने सिंबल लिखा हुआ है लेफ्ट एरो जो लग रहा है, इसको किस तरह बोलते हैं आप, कॉल किस तरह करते हैं, 12 लेस देन इक्वल्स टू 20, लेस देन इक्वल्स टू बोलेंगे, नहीं, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं इसको, लेस देन और इक्वल्स टू। देखें बात समझिएगा, ये अभी वैसे और वाला जो टॉपिक है मेरा आगे आ रहा है, ये देखें, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, एंड और और, लेकिन अब आगे क्वेश्चन तो बता देता हूँ मैं। देखें एंड का जो उर्दू में मतलब होता है ना, वो क्या होता है, और उर्दू वाला हो रही है, और, ठीक है, मतलब जैसे आप बाहर जा रहे हैं, आपके वालिद ने बोल दिया कि भाई बाहर जा रहे तो रोटियाँ भी ले आना और कोल्ड ड्रिंक या कुछ और भी चीज़ मंगवा ली, ठीक है, अब और बोल रहे हैं ना वो, तो आप क्या करेंगे, या सिर्फ रोटियाँ लेकर आएंगे, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेकर आएंगे, या दोनों लेकर आएंगे, दोनों। तो जब भी हम एंड का यूज़ करेंगे ना, जब भी हम एंड का यूज़ करेंगे, मतलब क्या होगा कि भाई सारी कंडीशन को हमें ट्रू बनना है, मतलब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ही हमें पाइथन क्या बोलेगा, ट्रू बोलता है, अभी देख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमें पाइथन क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा,
कि भाई आपने जो भी कंडीशन दी थी ना और हमने उसके दरमियान अगर एंड लगाया तो फिर हमें ट्रू मिलेगा। अभी इसको देखेंगे नीचे तो और समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो एंड है ना, एंड अगर हमने यूज कर लिया तो हमारी सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। अगर मैंने और यूज किया OR, ठीक है, इंग्लिश वाला OR, जिसका उर्दू मतलब बनता है क्या? या, ठीक है। अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें। लेट्स सपोज उन्होंने कहा वालिद ने कि भाई आप जो है ना या तो रोटी लिया या तो बिरयानी लिया बाहर से, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्या दोनों लेके जाएंगे आप? या एक भी लेके नहीं जाएंगे? एक चीज लेके जाएंगे ना, या तो रोटियां ले आएंगे या तो बिरयानी ले आएंगे, ठीक है, खाने के लिए कुछ और ले जाएंगे, सही है। तो ये उर्दू वाला या, ठीक है। इंग्लिश में क्या है वो OR। अब ये भी बड़ा कंफ्यूज करता है क्योंकि OR है ना, OR और, तो स्टूडेंट्स इसको उर्दू वाला और समझ रहे होते हैं, अलिफ वाव रे, ठीक है। तो हम पाइथन के लिहाज से बात कर रहे हैं ना, तो पाइथन के लिहाज से हम एंड और यही रखेंगे और फिर इसको उर्दू में खुद से समझेंगे ट्रांसलेट क्या बन रही है, ट्रांसलेशन इसकी क्या बन रही है। तो दोबारा देखें क्या लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल्स टू। अब ये और इंग्लिश वाला है, मतलब ये पाइथन वाला है, ठीक है, पाइथन भी इसको रेफर कर रहा है। और जिसका उर्दू में क्या मतलब बनेगा? या। अब यहां पर देखें क्या हो रहा है, क्या लिखा? 12 इज लेस देन 20। एक कंडीशन हो गई, इस तरह से लिखा हुआ। अगर मैं इसको ब्रेक करके बताऊं, 12 इज लेस देन 20 और 12 इक्वल्स टू 20। हालांकि इक्वल्स टू इस तरह नहीं लिखना, इसको हमें डबल लिखना पड़ता है। अगर अलग अलग करके लिखेंगे ना तो डबल लिखना पड़ता है। अगर दोनों को एक साथ करके लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू को, तो फिर एक ही मतलब इक्वल्स का साइन यूज करते हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे। तो ये दो कंडीशन बन रही है और बीच में क्या मौजूद है? और। तो मैं इस वजह से बोल रहा था कि भाई ये वाली कंडीशन तो क्या हो रही है मेरे पास? फॉल्स हो रही है। ये कंडीशन क्या हो रही है? भाई मुझे बताएं, अगर मैं आपको बोलता हूँ 12 बराबर है 20 के, आप बोलेंगे भाई क्या हो गया? सही है, गलत बोल रहे हैं, यही है ना, मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। लेकिन ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। मतलब 12 इज लेस देन 20। भाई 12 20 से छोटा है, आप बोलेंगे हाँ ये वाली बात सही है आपकी, सही है। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? मुझे इसकी वजह से क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। पाइथन भी इसको क्या बोलेगा? ट्रू बोलेगा। और के बाद वाली कंडीशन क्या बनेगी हमारी? फॉल्स बनेगी, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अभी जो बात कर रहा था मैं कि और जो है ना, ये जो और इंग्लिश वाला और है, उर्दू में क्या मतलब है इसका? या। मतलब या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। मतलब कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो पाइथन हमें बोलता है हाँ भाई आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। वही वाली कंडीशन उसी बात से समझें कि भाई बाहर जा रहे हैं या तो रोटियां ले आए या बिरयानी ले आए, ठीक है। मतलब कोई एक काम तो करना है ना लाजमी, ठीक है। अगर दोनों ही काम नहीं करके घर पहुंचेंगे क्या हालत होगी फिर, ठीक है। और अगर आप एक काम करके पहुंचेंगे तो क्या गुस्सा किया जाएगा? मतलब एक कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए जब भी हम और का यूज कर रहे हैं सॉरी, जब भी हम और इंग्लिश वाला वर्ड, ठीक है, ये OR, जब भी हम और का यूज कर रहे हैं और हमने बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह मैंने अभी 2 कंडीशन लिखी है ना, आपने लेट्स सपोज यहाँ पे 10-12 कंडीशंस और भी लिखी हुई हैं आगे। अब इतनी सारी कंडीशंस एक ही लाइन में लिखी हुई हैं, ठीक है। कहीं से ट्रू मिल रहा है, कहीं से फॉल्स मिल रहा है। अब समझिएगा इस बात को सारे, यहाँ पे समझे सारे पीछे वाले, क्या होगा अगर पाइथन को लेट्स सपोज आपने 5 से 6 कंडीशन लिखनी है या एक उससे भी ज्यादा लिखनी है और आपने हर कंडीशन के दरमियान क्या लगाया है? और। तो पाइथन को अगर एक भी जगह ट्रू मिल गया, पाइथन को अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो पाइथन हमें क्या देगा? ट्रू देगा। क्या देगा? ट्रू देगा। दोबारा, हमने बहुत सारी कंडीशन लिखी हुई हैं, ठीक है, अभी लिख के दिखा देता हूं मैं। अगर पाइथन को उन कंडीशंस में कहीं भी एक जगह ट्रू मिल गया तो पाइथन हमें भी क्या बोलेगा? ट्रू, क्योंकि यह वाली कंडीशन यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हमने एंड लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को हम कर लेते हैं। अभी मैं आपको पहले इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ इसी चीज को, तो कमेंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिलना चाहिए? वैसे तो ट्रू मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? ट्रू। ऑल्दो कि ये कंडीशन हमारी क्या बन रही है भाई? ट्रू बन रही है। नहीं, ये देखिए, ये वाली कंडीशन क्या बन रही है हमारी? ट्रू बन रही है। और ये कंडीशन क्या बन रही है? फॉल्स, ठीक है। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन क्योंकि पाइथन को एक भी मर्तबा अगर ट्रू मिल गया तो पाइथन हमें बोलेगा ट्रू। पाइथन हमें भी क्या देगा? ट्रू देगा, क्योंकि हमने पाइथन को बोला ये कि भाई या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल समझें।
अभी जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो मैं आपको एक प्रोग्राम दिखवाऊंगा। लेट्स सपोज कि भाई एक बंदा है या एक बच्चा है, वो राइट पे जाना चाह रहा है, वो राइट होती है ना, ठीक है, उस पे जाना चाह रहा है, या वी शेप की जो राइट होती है, ठीक है। अब लेट्स सपोज वहाँ पे कंडीशन बहुत सारी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पूछते हैं भाई कि आपके पास क्या आपके साथ पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये कंडीशन हो गई पहली, ठीक है। अगर पेरेंट्स हैं तो आपके जाने के चांसेस बन जाएंगे, एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन वो बोलते हैं भाई फॉर एग्जाम्पल इसका आपकी एज, ठीक है, वो बच्चे से पूछते हैं भाई आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 18 या 18 से अबव है, ठीक है, तो आप इस राइड का टिकट ले सकते हैं। दो कंडीशन हो गई, ठीक है। अभी सिर्फ कंडीशन समझिएगा। तीसरी कंडीशन उन्होंने कहा कि भाई इस राइड का टिकट फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ है, क्या आपके पास 2000 रुपीज़ है देने के लिए, ठीक है। और अगर पेरेंट के साथ जाएगा, वो किसी एक पेरेंट के साथ जाएगा ना, मैं तो वालिदा के साथ है तो वालिद के साथ, ठीक है, तो टोटल कितने होने चाहिए उसके पास 4000, अगर एक टिकट 2000 का है। नहीं समझ आएगी? तो इसमें इफ एल्स नहीं लगेगा? इफ एल्स लगेगा, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना, असल में मैं एंड और ऑल को क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको। तो इस वाली कंडीशन में इफ एल्स और इफ नॉट लगेगा, वो यूज करेंगे हम, इफ के अंदर हम इसी तरीके से कंडीशन यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं तो किस तरह बताएं। ये जो आप कंडीशन बता रहे हैं लॉन्ग वाली, इसमें इफ क्यों लगता है ना? हाँ, इसमें एफ के साथ जो है, जब मैं इस वाला पढ़ाऊंगा ना आपको टॉपिक, तो फिर मैं आपको इस तरह का प्रोग्राम बनाने को दूंगा, सही है। तो अभी दो कंडीशन हो गई है, ठीक है। पहली क्या भाई पेरेंट्स हैं, दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई क्या एज 18 या 18 से अब होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन के भाई पर पर्सन टिकट है 2000 रुपीज का, ठीक है, क्या आपको दे सकते हो। अब जरा समझिएगा, तीन कंडीशन है हमारे पास, कितनी है? तीन है। अब तीनों में अगर बोलता है जो टिकट देने वाला है या जो शॉपकीपर है, अगर वो बोलता है या, उर्दू में कम्युनिकेशन हो रही है, वो या करके यूज करता है, ठीक है। अब वो बोलता है भाई क्या आपके साथ पेरेंट्स हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिन करते हैं इस चीज को, क्या आपके साथ पेरेंट्स हैं, या आपकी एज 18 या 18 से अबव है, या आपके पास 2000 रुपीज हैं, ठीक है, याद करके हमने बोला, ठीक है। अब लेट सपोज कि भाई एक बंदा हामिद है, ठीक है, और उसकी एज 20 है, अकेला है, लेकिन वो पेरेंट के साथ नहीं है, क्या है, अकेला है, एज कितनी है 20 है, वो पैसे भी नहीं है। इमेजिन कर लें, ठीक है, वैसे कोई फ्री में राइट देगा नहीं, लेकिन इमेजिन कर लें कि ना तो पेरेंट के साथ आया है और ना ही उसके पास पैसे हैं, लेकिन एक कंडीशन क्या हो रही है उसकी ट्रू हो रही है, जो कि क्या उसकी एज 18 से अबव है। और चूंकि शॉपकीपर ने वाला या करके कहा था, ठीक है, उर्दू वाला या करके उसने कहा था भाई आपके पास अगर तीनों कंडीशन से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप राइट ले सकते हैं। तो क्या हामिद राइट ले सकता है? ले सकता है ना। तो देखें पेरेंट्स नहीं है, वो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। अमाउंट नहीं है 2000, ये भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। लेकिन एक सेंटर वाली कंडीशन या एक कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अब इस कंडीशन में क्या है, वो राइट पर जा सकता है, ठीक है। और ये जो है ना, और पाइथन का और भी इस तरीके से काम करता है। सिर्फ पाइथन का और नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ें, लॉजिक यही होती है। अगर आप और का यूज कर रहे हैं ना, और वाला और, तो अगर आपने बहुत सारी कंडीशंस लिखी हैं और अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो पाइथन हमें क्या बोलता है, ट्रू ही देता है, ठीक है, हमें वो ट्रू ही देता है, ठीक है। लॉजिक की जगह इसको लिंक करेंगे तो लिंक बन रहा है, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। हम उर्दू वाला या इस्तेमाल करें या इंग्लिश वाला OR यूज करें, तो जब हम ये लिखेंगे कंडीशन के दरमियान, तो क्या होगा, हम कोई भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर अपना काम करवाना चाह रहे हैं। बात असल में ये हो रही है। ऐसे का एग्जाम में और टाइप के सवाल देते हैं ना, जो आपको हाँ बिल्कुल, कि अगर तीन ऑप्शन हैं और तीनों क्वेश्चन में ओवरऑल लिखा हुआ तो कोई भी एक अटेंड कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन एक लाजमी होना चाहिए। अगर एक भी नहीं तो फिर तो फॉल्स ही मिलेगा डेफिनेटली, सही है। लेकिन अगर हमने एंड लगाया होता है, अच्छा भाई यहाँ देखिएगा, ये एंड समझा रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर, और इसका हम फिर यूज के बाद में देखेंगे, क्लास का टाइम भी कम देंगे। एंड अगर होता, ठीक है, और अब उर्दू वाला और है, ठीक है, इंग्लिश में एंड या उर्दू वाला और, तो अब अगर शॉपकीपर ने तीनों कंडीशन और के साथ बोली होती कि भाई आपके पेरेंट्स भी होने चाहिए और आपकी एज भी 18 या 18 से अबव होनी चाहिए और आपके पास 2000 पर पर्सन टिकट भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता, अब क्या हामिद जा सकता था? अब नहीं जा सकता था। ऑल्दो तो उसकी एज 18 से अबव है, 20 थी ना, लेकिन ना तो उसके साथ पेरेंट्स हैं ना उसके पास अमाउंट है, ठीक है। इमेजिन कर लेंगे भाई 20 एज है उसकी
और लेट्स सपोज उसने पैसे भी अरेंज कर लिए, तो क्या वो जा सकता है राइट पर? अभी भी नहीं जा सकता भाई, पेरेंट्स ही नहीं है उसके। तीसरी कंडीशन अभी भी क्या है? फॉल्स है। तो एंड के साथ अगर हमने कंडीशन लगाई है तो सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही पाइथन हमें ट्रू देगा। सही है? अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक दो कंडीशन और लिख देता हूँ, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर मैंने छेड़ दिया तो इसको समझाई तो पूरा, ताकि फिर मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। कंपैरिजन पे मारता हूँ, अभी कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हुआ था, अब क्वेश्चन आ गया तो फिर मैंने इसको स्टार्ट कंप्लीट ही कर दिया इस टॉपिक को। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने देखा इसने मुझे क्या दिया, पाइथन ने यहाँ पर ट्रू दे दिया। क्या दे दिया? ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारी वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। अच्छा, मैं यहाँ पे और के साथ एक दो कंडीशन और लिख देता हूँ, ठीक है? लेट सपोज मैंने कहा और 51 इज ग्रेटर देन 100 और 92 लेस देन 21, ठीक है? और पाइथन इक्वल्स टू पाइथन। सही है भाई? मैंने यहाँ पे 2-3 कंडीशन और यहाँ पे ऐड कर दी हैं, टोटल 4 to 5 कंडीशन हमारी बन चुकी हैं। सही है? अब जरा देखेंगे तो आपको पता है ऑलरेडी क्या बन रही थी भाई, ये कंडीशन ट्रू हो रही थी। सब यहाँ पे खड़े, सबको समझ आ रही है? पीछे वाले बताएं जी भाई, पीछे वाले। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है मेरी? फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। सेकंड वाली कंडीशन क्या है मेरे पास? फॉल्स हो रही है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद क्या हो रही है कंडीशन? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो रही है। 51 बड़ा है 100 से? नहीं, फॉल्स हो रही है, ठीक है? तो ये भी फॉल्स हो गई है। अच्छा, और अब 92 इज लेस देन 21, फॉल्स है। भाई बोलना 92 छोटा है 92 छोटा है 21 से, फॉल्स है। 92 बड़ा है 21 छोटा है, ठीक है? क्या बन रहा है? ये फॉल्स बन रहा है। सही है? अच्छा, अच्छा अब ये बताएं, मैं बोल रहा हूँ भाई पाइथन बराबर है पाइथन के, ट्रू है फॉल्स है? पहले फॉल्स वाले हाथ खड़ा करें। मसला नहीं है, गलत भी है ना, कोई मसला नहीं है, शर्माए नहीं। देखिए सीखने के लिए आए ना, शर्माएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये फॉल्स वाले थे और ट्रू वाले अच्छा भाई जरा देखिएगा, कोई मसला नहीं है। देखिए जरा एक बात समझिएगा, ये पाइथन किस तरह से लिखा हुआ है मैंने, तमाम स्मॉल लेटर्स हैं, और ये वाला पाइथन किस तरह लिखा हुआ है? एक कैपिटल है, पी क्या है? कैपिटल है, और पाइथन क्या है भाई? सेंसिटिव है। मतलब पाइथन इन दोनों को क्या ट्रीट करेगा? अलग अलग। मतलब ये वाले पाइथन कुछ कर, ये वाले पाइथन जो है ना, इसको पाइथन कुछ कंसीडर कर रहा है और अगले वाले पाइथन को अलग कंसीडर कर रहा है, मतलब दोनों को अलग अलग चीजें मान रहा है। क्या देगा यहाँ पर भी? वरना हम इसको सेपरेट करके अलग से देख भी देते हैं। इसको मैं कॉपी करूँ अगर, सॉरी, हाँ कोई मसला नहीं, हम स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर तो हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। फिर नहीं मसला नहीं, बोले क्या क्वेश्चन है? हाँ क्या सेंसिटिव चेक करेगा? देखिए पहले आपको करके दिखाता हूँ। मैंने ये लिखा, ठीक है? अब क्या मिलना चाहिए हमें? वजह इसकी केस सेंसिटिव है। अच्छा, आप शायद ये समझ रहे कि स्ट्रिंग को हम कंपेयर नहीं कर सकते, शायद ये समझ रहे फिर हाँ केस सेंसिटिव। देखिए भाई, हम स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, फ्लोट को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ कंपेयर होगा, फ्लोट फ्लोट के साथ होगा। नेक्स्ट सपोज मैं बोलता हूँ भाई, चलो मैं लिख के दिखाई देता हूँ, बोल क्या तो बोलता हूँ 2.1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है? तो ये लॉजिक बन रही है ना भाई, 2.1 बड़ा है किससे?
2 से। एक साइड पे फ्लोट है, दूसरी साइड पे क्या है, इंटीजर है। मतलब कंपैरिजन वाली लॉजिक बन रही है कि हम वाकई में कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या मिलना चाहिए हमें, ट्रू मिलेगा डेफिनेटली। अगर मैंने इसको उल्टा किया होता, बोलता भाई लेट्स सपोज 1.1 इज लेस देन 2.5, तो लॉजिक बदली है ना भाई कि 1.1 जो मेरा नंबर है वो छोटा है किससे, 2.5 से। सही है, तो ये भी लॉजिक बन रही है हमारी, मतलब सही लॉजिक बन रही है, ठीक है, मतलब जो कि ट्रू देगा मुझे। सही है, तो मतलब हम इंटीजर फ्लोट इंटीजर को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करूंगा नहीं, पाइथन नहीं समझ पाएगा। ठीक है, कुछ चीज ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ भाई 2 इज लेस देन, जैसे मैं लिख देता हूँ इंटीजर मैंने क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो क्या करे। देखें, डेटा टाइप की वजह से क्या हो गया, इसकी ये जो ऑपरेशन था ये फेल हो गया, मतलब वो कंपेयर नहीं कर सकता। तो स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं, इंटीजर को कंपेयर कर सकते हैं, इंटीजर फ्लोट इंटीजर को कंपेयर कर सकते हैं, बूलियन को कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो ये कंपेयर होगा, लेकिन हमें केस सेंसिटिव का ख्याल रखना है। तो अगर मैं वापसी यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे आगे इसको अनकमेंट करूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए भाई, फॉल्स। क्या मिलना चाहिए, फॉल्स। सही है, क्या मिला, फॉल्स। जी बोले। सर अगर इंटीजर के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी है, वेरिएबल बना के लिखा है, हाँ तो कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, फिर कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अच्छा यहाँ पे देखें, एक अच्छा और क्वेश्चन आया है कि अगर ये जो इंटीजर है ना, मैंने नेक्स्ट सपोज इसको यूज किया हुआ है, मैं काम करता हूँ इस इंटीजर को ना नंबर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा समझ आ सके। नंबर लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पर ना नंबर के अंदर एक वैल्यू स्टोर की हुई है। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ 12 या 20, कुछ भी लिखना है। ठीक है, लेट्स सपोज 11 लिख दिया। तो अब जरा समझिएगा कि भाई नंबर में असल में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, जो कि खुद क्या है, इटसेल्फ इंटीजर है, मतलब वैल्यू क्या है, इंटीजर है। तो नंबर की टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, और ये नंबर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो अभी क्या मिलना चाहिए इसको, हमें इसको क्या देना चाहिए, हमें ट्रू देना चाहिए। देखें, 2 इज लेस देन 11, 2 इज लेस देन 11, क्या हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है। मसला नहीं है, अगर मुझसे निकल गया तो क्या होगा, ट्रू मिलेगा हमें। सही है, क्यों, क्योंकि भाई अब जो नंबर लिखा है ना, सबसे पहले बात ये स्ट्रिंग नहीं है, मतलब इसमें डायनामिक वैल्यू आएगी। ठीक है, और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, ऊपर वाली लाइन से आ रही है, जो कि कितनी है, 11। ठीक है, तो 11 एक इंटीजर है। और तो अगर ये फ्लोट भी होता ना, तो जब भी ये काम करता हमारा, समझ ले बात को सब लोग। ठीक है, सिंपल सी चीजें प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये पे। लेकिन सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगे बढ़े। तो यहाँ पे देख लीजिए, समझ आ गया कि भाई क्या मिला मुझे, फॉल्स मिला। क्या मिला, फॉल्स मिला। अच्छा, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे सारी कंडीशन फॉल्स है, सिर्फ क्या है मेरे पास, एक ट्रू है। तो इसको मुझे क्या देना चाहिए, ट्रू। ठीक है, प्रिंट कर दें, तो क्या दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है। सही है, क्यों, चूंकि हमने इसको बताया है कि भाई या तो ये कंडीशन, या तो ये कंडीशन, या तो ये कंडीशन, या तो ये, कोई एक अगर ट्रू हो तो फिर मुझे ट्रू मिलना चाहिए। हमने इसको बोला ये। सही है, अब इसका अपोजिट कर देते हैं, एंड के साथ इसको देख लेते हैं। अगर यही चीज हमने एंड के साथ लिखी होती ना, तो क्या होता, एंड आ गया। ठीक है, इसको भी मैं एंड कर देता हूँ। अच्छा, तो अब देख लें, ये एंड इंग्लिश वाला है, उर्दू में क्या सेंस बनेगा इसका, कि ये कंडीशन ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो, और ठीक है, ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, तो पाइथन क्या करेगा, हमें ट्रू देगा। अगर इमेजिन करें इनमें से 4 कंडीशन अगर ट्रू हैं, 5 कंडीशन लिखी ना टोटल, 1 2 3 4 5 कंडीशन लिखी है टोटल। अगर इनमें से 4 कंडीशंस भी ट्रू हो जाएं और एक कंडीशन फॉल्स हो, तो पाइथन जब भी मुझे क्या देगा, फॉल्स देगा। मतलब एंड के साथ अगर मैंने कंडीशन लिखी है ना, मैंने कितनी कंडीशन लिखी हो, अगर वो कंडीशन सब की सब ट्रू होंगी तो ही पाइथन फिर ट्रू देता है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिलहाल तो हमारे पास एक ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स है। ठीक है, तो पाइथन अभी भी क्या देगा, हमें फॉल्स देगा। क्या देगा, फॉल्स देगा।
ठीक है, तो क्या मिला हमें? फॉल्स मिला। समझ आ गई? इसको बाकी और डिटेल में डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में, ठीक है? प्रैक्टिस अगर करो। सभी फॉल्स हो फिर भी फॉल्स मिलेगा। देखें एंड के अंदर ट्रू मिलना, ट्रू का मिल सकता है, एंड कंडीशन के अंदर ट्रू का मिल सकता है जब सारी कंडीशन के अंदर ट्रू मिल रहा हो, ठीक है? अगर सारी कंडीशन हमें ट्रू मिल रही है ना, ये सब समझ आ रहा है? देखें सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है मेरे पास, बाकी ये सारी कंडीशन क्या है? फॉल्स है, तो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अगर इनमें से 2 ट्रू हो जाए, 3 फॉल्स हो, जब भी क्या मिलेगा? फॉल्स। 3 ट्रू हो जाए, 2 फॉल्स हो, जब भी क्या मिलेगा? फॉल्स। 4 ट्रू हो जाए, 1 फॉल्स हो जाए, जब भी फॉल्स ही मिलेगा। अब पांचों की पांचों ट्रू हो गई, पांचों की पांचों ट्रू हो गई, तो अब हमें क्या मिलेगा? अब ट्रू मिलेगा, ठीक है? तो ये सिंपल से याद रखें, ठीक है? छोटी सी बात यहाँ पे माइंड में रखें। और अगर हम कंडीशन में अंदर लगाते हैं, अगर हम बहुत सारी कंडीशन के दरमियान और का यूज करते हैं, तो अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो पाइथन हमें क्या दे देगा? ट्रू दे देगा, ठीक है? और अगर हमने बहुत सारी कंडीशंस के दरमियान एंड का यूज किया है तो पाइथन क्या करेगा? तमाम कंडीशन के ट्रू होने पर ही हमें ट्रू देगा, ठीक है? तमाम कंडीशन के ट्रू होने पर ही हमें ट्रू देगा। क्लियर है सबको भाई? चलूं आगे। अच्छा, तो वापसी लॉजिकल ऑपरेटर पे, कंपैरिजन ऑपरेटर पे चलते हैं। तो इसी वजह से हमें क्या मिल रहा था? ये ट्रू मिल रहा था। क्यों? क्योंकि असल में दिखने में तो एक लग रही है कंडीशन, लेकिन बैकएंड पे क्या है इसकी? लॉजिक दो कंडीशंस में चेक हो रही है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? तो लेस देन वाली ट्रू हो गई, और मतलब या तो ये ट्रू हो या तो बाद वाली ट्रू हो। अब अगर मैं इसको 20 लिख देता तो मुझे बताइएगा क्या मिलेगा मुझे? अब लेस देन तो नहीं है, 20 इज लेस देन 20 नहीं, ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। लेकिन बाद वाली जो कंडीशन है ना 20 इक्वल्स टू 20, मतलब वो कंपेयर कर रहा है, असाइन नहीं हो रहा है यहाँ पे। 20 डबल इक्वल्स टू 20 मतलब 20 बराबर है 20 के, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? ट्रू। तो फिर मुझे सेकंड वाली कंडीशन की वजह से ट्रू मिल रहा है। इमेजिन कर रहे हैं सब लोग? अभी मैंने समझाया ये चीज़ यहाँ पे, ये जो चीज़ मैंने लिखी थी ये वो वाली चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है? अभी भी ट्रू मिल रहा है। क्लियर है सबको? बोरिंग तो नहीं हो रहा? बस थोड़ा सा और बाकी हमारा ये, ठीक है? अब ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है? और इंग्लिश वाला है ये, या पाइथन वाला वो वाला, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है? लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ भाई 45 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, क्या मिलेगा? 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100, क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। 45 बड़ा है 100 से? नहीं। 45 बराबर है 100 के? दोनों ही फॉल्स हो रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं? और के अंदर दो कंडीशन आ रही है, 45 बड़ा है 100 से, क्या हो गई ये स्टेटमेंट? फॉल्स। और ठीक है, या 45 क्या बराबर है 100 के? फॉल्स। दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमें मिलेगा कि क्या? फॉल्स मिलेगा। क्लियर है? हाँ भी उसे क्लियर है? सही है, ठीक है? और आप इसके साथ और डिफरेंट कंडीशन बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 145, अब क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, ठीक है? 145 बड़ा है किससे? 100 से। सही है, तो सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, ये सिंगल कंडीशन है हमारे पास, लेस देन, ठीक है? ये लेस देन है। अच्छा, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो कुछ लोग जो है इस सिंबल से जो है ना कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है, ठीक है? तो मैंने तो इसको इस तरह से याद रखा हुआ कि भाई जिस तरफ इसकी ये मतलब दोनों लाइंस मिल रही है ना, ठीक है? एक एच टाइप का बन रहा है, ये वर्टेक्स बन रहा है, कोई किनारा बन रहा है, ठीक है? तो वो शो करता है छोटे वाले नंबर को, ये छोटी क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है? बस उनके लिए ये जो उनके दिमाग से निकल जाता है कि भाई लेस देन कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन का कौन सा सिंबल है। तो मैंने इसको इस तरह से याद रखा हुआ है कि भाई जो मतलब ये जो इसकी वर्टेक्स वाली साइड है ना, जो किनारा है इसका, ठीक है? किनारा लेफ्ट पे अभी इसका, तो ये साइड जिस नंबर की तरफ होगी वो नंबर क्या बोला जाता है? लेस देन। उस नंबर को क्या कहा जाता है? लेस देन।
ठीक है, और ये जो इसका ओपन वाला साइड है, इसका जो ओपन वाला साइड है, ठीक है, जिस नंबर की तरफ ये साइड होगी वो क्या कहलाता है, ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब बड़ा नंबर, ठीक है। कंडीशन तो बाद में चेक होगी, लेकिन इसकी पहचान ये है कि भाई जिस तरफ इसकी है वर्टेक्स या किनारे वाली साइड है उसको हम छोटा नंबर बोलते हैं। मतलब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2 और ये सिंबल बना के 3 लिखा, तो इसको किस तरह रीड करेंगे हम, किस तरह रीड करेंगे, देखें इसकी जो ये वाली साइड है, किनारे वाली साइड है, किस तरफ है, 2 की तरफ, हम इसको रीड किस तरह करेंगे, 2 इज लेस देन, ठीक है, किनारे वाली साइड जिस तरफ होगी हम उसके साथ क्या बोलते हैं, लेस देन, तो 2 इज लेस देन किससे, 3 से। और देखिए ये जो इसकी ओपनिंग वाली साइड है किस तरफ है, 3 की तरफ है, तो इसको दूसरे फार्मूला में यही बोल सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर हम राइट साइड से इसको रीड करेंगे तो क्या बनेगा, 3 इज ग्रेटर देन 2, और अगर लेफ्ट साइड से रीड करेंगे क्या पढ़ेंगे इसको, 2 इज लेस देन 3। तो कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है, क्या है कंडीशन, ट्रू है। तो जस्ट ये मतलब एक आइडिया था जो मैं खुद भी कभी कभार भूल जाता था पहले, फिर मैंने इसको इस तरह से याद कर लिया था, ठीक है। तो अगर कोई बंदा भूल जाए तो अगर उसको ये चीज़ समझ आ रही तो इस तरह से याद रख सकता है वो, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। और अगर मैंने इसको अपोजिट कर दिया होता, लेट्स सपोज मैं इसको यूं कर देता, तो अब क्या मतलब बनेगा भाई आप लोग बताएं, किस तरह रीड करेंगे इसको, 2 इज ग्रेटर देन 3, जो कि क्या बन रही है कंडीशन हमारी, फॉल्स बन रही है, सही है, क्लियर है। तो ये हमें फॉल्स दे देगा, राइट। तो हमारे ये ऑपरेटर्स हो गए। अच्छा ये वाला देखने लास्ट, ये जो है ना इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा अब ये जो हमने शुरू में ऑपरेटर यूज किया था डबल इक्वल्स टू, ये क्या चेक करता था कि भाई दोनों चीजें लेफ्ट और राइट वाला जो भी हमारे पास डेटा है क्या वो बराबर है, ठीक है, हम इसके लिए यूज करते थे। लेकिन अब इसको किस लिए यूज करेंगे, अगर हमें चेक करना है कि बराबर नहीं हो, ठीक है। वैसे इसके बहुत सारे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या लिखा हुआ, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब लेफ्ट वाली चीज अगर राइट वाली चीज के बराबर ना हो तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू का यूज कर सकते हैं। और अभी तो हो सकता है इतना अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन जब कंडीशन में आप इसको यूज करेंगे ना तो ये नॉट इक्वल्स टू बहुत बहुत पावरफुल ऑपरेटर है, ठीक है, बहुत पावरफुल ऑपरेटर है। मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ भाई फॉर एग्जाम्पल 3 नॉट इक्वल्स टू 3, क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ 3 बराबर नहीं है 3 के, क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि भाई वो तो बराबर है ना। लेकिन हमने उसको बोला सॉरी, हमने उसको बोला कि भाई 3 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। तो इसलिए पाइथन ने फॉल्स दिया। लेकिन हम बोलता 3 नॉट इक्वल्स टू 2, तो क्या बन रहा है ये, ट्रू, 3 2 के बराबर नहीं है, सही है बात, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा नंबर लिखूं तो जब भी क्या है 5 लिखता हूं तो जब भी क्या बोलेगा भाई, आपकी बात सही है कि 3 वाकई में 5 के बराबर नहीं है, सही है। तो यहाँ से अगर आपको समझ आ रहा हो कि अगर हमें किसी एक नंबर को हटा के सारी कंडीशन को फॉल्स करवाना है ना, नहीं, एक नंबर को हटाकर अगर हमें बाकी सारी कंडीशन को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ भाई 3 नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है, 3 5 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गई कंडीशन, ट्रू हो गई, सही है। लेकिन अगर मैं 3 को लिख देता यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर हमें एक नंबर के अलावा सारी कंडीशन को ट्रू करवाना है, क्या पता अभी समझ ना आए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, बस अभी वर्ड बोल करिएगा। अगर एक नंबर के अलावा हमें तमाम नंबर्स पर या तमाम कंडीशंस को ट्रू करवाना है तो हम नॉट इक्वल्स टू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा से अल्फाज पर बोल करिएगा, एग्जाम्पल करेंगे क्लियर हो जाएगा। अगर एक नंबर के अलावा, ठीक है, जो कि क्या है मेरे पास 3 है, इस 3 को जब मैं लिखूंगा तो मुझे क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है। लेकिन इस 3 के अलावा भले ही मैं इससे छोटा नंबर लिखूं या इससे बड़ा नंबर लिखूं, ठीक है, मुझे उन तमाम नंबर्स पर अगर मुझे ट्रू चाहिए, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, ये नॉट इक्वल्स टू का, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू करके, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स
अगर मुझे एक नंबर के अलावा बाकी तमाम नंबर्स पर, ठीक है, और ये स्ट्रिंग पे भी एप्लीकेबल है, अगर मुझे एक स्ट्रिंग के अलावा बाकी तमाम स्ट्रिंग्स पर अपनी कंडीशन ट्रू करवानी है तो हम नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको माइंड रिकॉल करिएगा, ठीक है, जब इसकी एग्जाम्पल करेंगे ना आगे जाके तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये मैंने क्या लिखा, नॉट इक्वल टू सिंबल, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, मतलब सिंबल्स का यूज किया है, सही है। वही चीज़ हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में भी यूज होती है जो मैंने नॉट लिखी है। तो जब हम स्ट्रिंग का यूज कर रहे होते हैं ना, जब हम स्ट्रिंग पे कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, या लेट्स सपोज स्टूडेंट के नेम्स हैं, ठीक है, और मैं बोलता हूँ भाई फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है अब्दुल हसीब, ठीक है, यहाँ भी कोई भी बनता है, ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, जैसे सपोज करेंगे आप सब लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा हामिद है, अब मुझे नहीं पता है या नहीं है, अगर माइंड नहीं करिएगा, अगर होगी तो एक बंदा हामिद है, ठीक है, हामिद के अलावा सबकी फीसिस नहीं सबमिट हुई हुई, हामिद ने सिर्फ फीस को सबमिट किया हुआ है, ठीक है, और हामिद के अलावा किसी ने भी फीस को सबमिट नहीं किया, इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक बंदे को हटाकर सब पे कंडीशन क्या करवाना चाह रहा हूँ, ट्रू। तो जब मुझे ये कंडीशन ट्रू मिलेगी ना, तो मैं क्या करूँगा, सबको मैसेज चला दूंगा, मतलब ऐसा प्रोग्राम हम लिख सकते हैं कि भाई क्या होगा कि लिस्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स की, हम बारी बारी करके सब स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ठीक है, सब स्टूडेंट्स के नाम देख रहे हैं, और मैंने कंडीशन लगा दी वहाँ पर कि भाई अगर स्टूडेंट नेम नॉट, ठीक है, नॉट, ये वाला नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर वाला नॉट, क्योंकि मैं स्ट्रिंग के साथ डील कर रहा हूँ ना, नेम्स क्या है मेरे, नेम्स क्या है मेरे, इंटीजर, फ्लोट या बूलियन, स्ट्रिंग है, 3-4 लोगों के बाद आ रही है बस, बाकी क्यों नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा है या बहुत जल्दी जा रहा हूँ मैं। हाँ, टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे नॉट, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट ये वाला, इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा इफ स्टूडेंट नेम, ठीक है, नॉट क्या, नॉट हामिद, ठीक है, नॉट हामिद, तो क्या करो, नीचे बॉडी में लिखूंगा कि सेंड मैसेजेस फॉर फी सबमिशन। बस थोड़ी सी लॉजिक बनाए, अभी चूंकि प्रोग्राम नहीं लिखवा रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा प्रोग्राम किस तरह करना है, लेकिन बस ये समझें कि अगर मेरे वर्ड्स पर याद रखें, एक कंडीशन को हटाकर एक स्ट्रिंग को या एक नंबर के अलावा तमाम चीज़ों पर अगर मुझे अपनी कंडीशन ट्रू करवानी है ना, तो वहाँ पे मैं किसका यूज़ करता हूँ, नॉट का यूज़ करता हूँ। नंबर्स के लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू, अगर कोई स्ट्रिंग के साथ डील करें तो हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे, ये वाला वर्ड। किस तरह यूज़ करेंगे इसको हम आगे देख सकते हैं, ठीक है जी। आपने कंपैरिजन का क्या, मान लें कि हम दो सेंटेंसेस लिखते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव है, लेकिन दोनों सेम बात करते हैं, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्या कंपेयर करें। देखें, मान लें दो चीज़, बात तो ये है कि जब आप एक्टिव और पैसिव लिखेंगे ना, तो वो तो वहीं पे पाइथन उसको पहचानेगा ही, क्योंकि एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, पैसिव में क्या होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिहाज से बात हो रही होती है, ठीक है। दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, मतलब तो सेम है, लेकिन पाइथन थोड़ी समझेगा, पाइथन तो मतलब उसको हम बता रहे हैं ना कि भाई ये चीज़ बराबर है इस चीज़ के, तो पाइथन को जब डिफरेंट आप मुझे बताएं, लेफ्ट पे डिफरेंट सेंटेंस है, ठीक है, लेट्स सपोज अपनी सेंटेंस सही है गलत है, बहुत टाइम हो गया बड़ा वेट टू पैसिव, आई ईट द मैंगो, ठीक है, सही समझ आ रहा है, हम लोग ह्यूमन है, समझ आ रहा है कि भाई मैंने क्या बात की है, लेकिन मैं लिखता हूँ द मैंगो इज ईटिंग बाय मी, एक सेंटेंस ये आई ईट द मैंगो, ठीक है, एक सेंटेंस है द मैंगो इज ईटिंग बाय मी, भाई दोनों के स्ट्रिंग ही चेंज हो गए, दोनों के स्ट्रिंग ही चेंज हो गए, तो पाइथन को सेंस नहीं पता, पाइथन को असल में देखें, बात समझिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, या कंप्यूटर जो चीज़ समझता है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, आप ही लोगों ने बताया फर्स्ट क्लास में, बाइनरी, सिर्फ कौन सी वैल्यू समझता है, कौन सी जबान समझता है, बाइनरी, मतलब 0-1 की लैंग्वेज समझता है। अब हम इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ये कैसे समझ आ रही है कंप्यूटर को, असल में ये पीछे इंटरप्रेट हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर 0-1 में, और फिर हर चीज़ के अगेंस्ट हर जो भी हम डेटा लिख रहे हैं, जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट एक डिफरेंट बाइनरी नंबर बनता है, ठीक है। तो कंप्यूटर उससे याद रखता है कि भाई वो जो बाइनरी बन रहा है, लेट्स सपोज 1001 फॉर एग्जांपल, एक नंबर है 1001 या 1010, सिर्फ 10 आते हैं, ठीक है, तो जैसे 1001 रिप्रेजेंट कर रहा है यस को, ठीक है, और 1010 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो को। तो पाइथन इस तरह से रेफरेंस के तौर पे याद रखता है, उसको नहीं पता यस और नो क्या है, सही है। तो
आप जो बोल रहे हैं ना एक्टिव लिखा मैंने एक साइड पे पैसिव लिखा, तो भाई वो तो वैसे ही डिफरेंट होगा, क्योंकि पाइथन इस वाले सेंटेंस को अलग बाइनरी बना के रेफरेंस कर रहा होगा या अपने माइंड में रखेगा, इस वाले सेंटेंस को पैसिव वाले सेंटेंस को अलग बाइनरी बनाकर अपनी मेमोरी में रख रहा होगा। ठीक है, तो बाइनरी जब कंपेयर होंगे ना पीछे जाकर, तो बाइनरी का सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? नहीं समझ आई? अच्छा, अगर नहीं समझ आ रही है कि इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, अभी तक जो पढ़ा था तो समझ आ रहा है ना। तो बस उनके लिए कि बाइनरी इसमें डिफरेंट हो रहा है, एक्टिव का बाइनरी अलग बन रहा है, पैसिव का अलग बन रहा है। जब वो कंपेयर होंगे ना बाइनरी पीछे जाके, तो सेम ही नहीं होंगे। पाइथन वहाँ से फिर आपको क्या देगा? फॉल्स से देगा। ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है, बाकी में बताएंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा क्लियर हो गया सबको? मसला तो नहीं है? ठीक है, तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने देखे। इसके अलावा हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे, अनफेमिलियर ऑपरेटर्स देखे और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए। अच्छा, आगे बढ़ाऊँ या बस यहीं पे माइंड अप करूँ? क्या बोलते हैं? सर टॉपिक्स तो मैं काफ़ी सारे बना के लेकर आया था, लेकिन इसी में टाइम निकल गया। जी भाई, अगली क्लास में एब्जॉर्ब तो हो गया ना इतना? चलो फिर इसको इतना ही रखें, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे बताऊँ फिर वो भी समझना है, ये भी समझना है, कि ये दिमाग से निकल जाए, ठीक है। लेकिन हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है इस क्लास में, बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। ये तकरीबन आधे घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए था हमारा, जिसमें हमने पूरी 2 घंटे ही निकाल दिए। तो जो पढ़ के जा रहे हैं उसको लिखिए, लाजमी करें, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में इतना स्लो नहीं चलूँगा मैं, काफ़ी फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें भी कवर करने को बाकी हैं, तो आप लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी समझें चीज़ों को, ठीक है। और रिकेप लाजमी करें जाकर, ठीक है। नोटबुक मिल जाती है आप लोगों को, लाजमी एक मरतबा ना कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें जाकर, ठीक है। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट